कश्मीर के अंदर भी जो हाईएस्ट नंबर ऑफ किल्स है एक ऑपरेशन के अंदर 7 Assam Rifles. 7 असम राइफल्स 74 kill in one operation. स्ट्रक्चर असम राइफल शायद एक ऐसी पैरामिलिट्री फोर्स है इंडियन आर्मी के साथ जितने भी मेजर ऑपरेशंस हैं सभी में असम राइफल रही है। कि जब उनके नजदीक पहुंचे तब दे ओपन फायर, तो वी वर एबल टू एलिमिनेट 2 more. 3 मिलिटेंट जो है वो मारे गए। मेरी कंपनी का ये रिकॉर्ड था कि 300 apprehension, 44 kill, 93 weapon recovery and 48 award to my company. सब घरों के बाहर लिखा हुआ जॉइन PLA जिंदाबाद, इंडियन आर्मी मुर्दाबाद। तो मैंने उनको थोड़ा सा सोचना शुरू कर दिया, चिल्लाओ, थोड़ा जंप करो, ये करो, और सारे जहाँ से अच्छा बोलो, भारत माता की जय बोलो, PLA मुर्दाबाद बोलो। जबरदस्ती फोर्सफुली मणिपुर में सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हुआ है। तो मैंने सर सारे जहाँ से अच्छा इंडिया में ही बोला जाएगा, ये पाकिस्तान या बर्मा में थोड़ा ही बोला जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट की मिलिटेंसी का ये है कि जब ये जाके अपने वहाँ पर दिखाते हैं कि ये मैं मार के और ये वेपन लेके आया हूँ, तो इसके ऊपर उनकी प्रमोशन होती है। वहाँ पर बोलते थे कि रात के टाइम पे व्हाइट अटायर में कोई गर्ल्स आती है यंग, और वो बंदे की कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, जो भी कोई अकेला मिले उसको, तो साया उसके ऊपर पड़ जाए, तो उसके बाद वो मतलब है कि कोई इस तरह की सिकनेस है कि वो बीमार होना शुरू कर देता है, और 1 महीने 1.5 महीने में वो कमज़ोर होता फाइनली ही डाइस। कारगिल करके आया था, रजौरी करके आया था, यूएन मिशन भी वही था। अभी आपका मन भरा नहीं था? ये दिल मांगे मोर वाली कहानी थी। तो मेरे यूनिट ने आर्टिकल भी एक लिखा हुआ है बहुत बड़ा कि दी हैट्रिक सोल्जर, मतलब कि वो 15 अगस्त को कीर्ति चक्र मिला, 26 जनवरी को शौर्य चक्र मिला, फिर वापस 15 अगस्त को सेना मेडल मिला। Jai Hind everyone, welcome back to Monks and Warriors and episode 2 with Colonel R.K. Sharma, Kirti Chakra, Shaurya Chakra and Sena Medal, one of the most decorated Indian Army officers. Thank you so much. आप लोगों ने episode 1 को बहुत पसंद किया है and for all those lovely comments. Thank you so much. मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस एपिसोड में हमने सर के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इन मणिपुर के बारे में बात की है, कैसे इनको एक सीक्वेंस में इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं। इनफैक्ट सर एक ऐसे सज्जन होंगे, ओनली वन, जिनको एक ही इन्वेस्टिचर सेरेमनी के अंदर कीर्ति चक्रा और शौर्य चक्रा, दैट इज़ द सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड एंड द थर्ड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, एक ही इन्वेस्टिचर सेरेमनी के अंदर मिला है। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद कर्नल आर के शर्मा एपिसोड 2। जय हिंद सर, वेलकम बैक सर। आई होप यू आर कंफर्टेबल यहाँ पे। वेरी वेरी कंफर्टेबल, बहुत बढ़िया। आपको बाहर ज़्यादा मजा आ रहा था अंदर? नहीं, अभी मच्छर हो गए थे वहाँ पे, अंदर ही ठीक है। सो फॉर द व्यूअर्स, हम अभी बाहर बैठे हुए थे, वी जस्ट कम इनसाइड एंड हम सर यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहे थे, जहाँ आपने बता रहा था बेनी वाला बोल जो लेडी को लेके आया था, तो 4-5 दिन के बाद डॉक्टर ने मेरे को बोला कि शी में सर्वाइव। अभी तक तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन शी में सर्वाइव। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को वापस कन्या बेंगा भेज दिया था बेनी से, बट आई वॉज इन टच विद डॉक्टर्स। तो 1 महीने के बाद आफ्टर 1 month वो लेडी, वो पता नहीं कहाँ से ढूंढते ढूंढते मेरे को, दे केम टू कन्या बेंगा टू मीट मी। इट वॉज अराउंड 200 किलोमीटर प्लस वहाँ पे। सर 200 किलोमीटर्स यहाँ और 200 किलोमीटर्स कॉन्गो के अंदर बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। कॉन्गो के 200 किलोमीटर्स, यहाँ के 200 किलोमीटर से लुवेरो और किरम्बा होते हुए वाला जो रास्ता है ना सर, वहाँ मैंने देखा है ऐसा 50-60 किलोमीटर में बंदा यहाँ से चलता है और कोई सर्टेनिटी नहीं होती कि वो वहाँ पहुँचेगा। रास्ते में कितने बैंडिटरी इंसिडेंट्स होते हैं रास्ते में, एब्सोल्युटली लूट पिट करके आदमी। सो 200 किलोमीटर ह्यूज। आई थॉट ये पर्सपेक्टिव डालना सही है, जरूरी है। बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ कि व्हेन फाइनली वी वर लिविंग एंड हम सारे इकट्ठे हुए वहाँ पे बेनी में, तो जिस दिन वी वर मूविंग आउट फॉर फ्लाइट ना, तो उस दिन अगेन वो हस्बैंड और वाइफ वहाँ पर 12 के गेट पे खड़े हुए थे एंड दे ग्रीटेड मी। देन बाकियों से भी मिलाया उनको, तो दिस वाज द स्टोरी। ठीक है। आपको सीनियर्स की तरफ से कुछ ज़्यादा बैकलैश फेस तो नहीं करना पड़ा, क्योंकि आपने बिना परमिशन? मेरे को लगता है कि एक बार वो इवेंट हो जाए ना, तो उसके बाद कोई ज़्यादा माइंड नहीं करता, लेकिन कुछ ना हो तो, कुछ गड़बड़ हो जाए तो देन गड़बड़ है। किसी ने कुछ नहीं बोला। तो आपका और भी इंसिडेंट हुए हैं, सिमिलर इंसिडेंट्स? एक बहुत सारे इंसिडेंट है। मेरी एक कुछ कॉलेज के बच्चे का इंसिडेंट है, कॉलेज के अच्छा, ये खबर भी है आपके पास? हमारा खबर ही अच्छा है सर। हाँ, एक दिन ना मेरा पहले बड्डी आया मेरे पास, हबीब, कि बोलता है साहब आपसे कोई मिलने के लिए आया हुआ। कन्या बेंगा में सर? हाँ, तो मैं बोला कुलवीर साहब है वहाँ पर, उनसे मिला दो। ही वॉज कंपनी वाटर सीनियर टू मी। मैं बोला उनसे मिला दो, बोला नहीं आपसे ही मिलना चाहता है।
देन क्या हुआ कि मैं बोला वो इंटरप्रेटर को बुलाओ, तो कच्चू आवाज़ वो लोकल वहीं का था करने। तो वो आया तो मैं उसके पास गया, तो उसको पता तो नहीं है लेकिन बोल रहा है कि बुलाओ R.K. शर्मा से मिलना है। तो मैं बोला क्या काम है तेरे को शर्मा के पास? तो बोलता है आई लैंड ही इज़ हेल्पफुल मैन। तो मैं बोला क्या हेल्प चाहिए तेरे को? तो देन वो ऐसे ही मतलब कि ही वॉज इन टू टीयर्स। तो मेरे को बोलता है कि आई वॉन्ट टू स्टडी, आई वॉन्ट टू कंटिन्यू माई स्टडीज़, आई एम फ्रॉम वेरी पुअर फैमिली, तो मेरे को रुचरू कॉलेज में एडमिशन लेनी है, तो आई नीड सम मनी। तो बोला कितने पैसे चाहिए तेरे को? तो उसने बोला मेरे को कि $25 फॉर एडमिशन। तो मैंने क्या किया कि उसको $30 में बोला और कपड़े हैं तेरे पास? तो जो पहने हुए थे तो पूरे फटे हुए कपड़े थे उसके पास। तो मैं बोला और कपड़े हैं तेरे पास? तो बोलता है नो। तो मैंने अपने बड्डी को बोला कि अंदर से मेरी उसमें से लेके आ जाओ, वहाँ पर वैसे भी यूनिफॉर्म में ही रहते थे, कन्या ब्रह्मा में क्या ही पहनना है। तो मेरे पास 3-4 टी शर्ट और ये ट्राउज़र वगैरह पड़ी, तो वो एब्सोल्युटली फिटिंग है। तो मैंने उसको 2 जीन और 2 टी शर्ट वगैरह दे दी, खुश होके चला गया वो। ऐसे ही दे दी आपने? हाँ दे दी। मैं बोला चलो गरीब है, आया कोई ये सुन के कि हेल्पफुल है तो क्या करना है। अब क्या हुआ कि नेक्स्ट डे इवनिंग अगेन दैट चेयर वहाँ पे। तो मैं बोला आप तो वहाँ पे होना चाहिए था कॉलेज में, यहाँ पर क्या कर रहा है? तो वो रोना शुरू हो गया एंड उसके स्क्रैच कुछ लगे हुए हैं और कूटा हुआ है, मतलब कि ब्लैक ब्लू हो रखा, ब्लैक तो नहीं पता लगता उनका, ब्लू हो रखा। तो मैं बोला क्या हुआ? तो बोलता है कि नीचे जब वो रविंडी नहीं क्या रेवेंडी आता है सर, रेवेंडी प्लेन। हाँ, रुचू जाने के टाइम पे तो आई एम लूटेड बाय बैंडिट्स, और मेरे पैसे भी ले लिए और मेरे कपड़े भी ले लिए जो आपने दिए थे एंड और डॉलर भी ले लिए, सब कुछ। तो मैं बहुत हंसा। मैं बोला यार कहाँ का सही जगह है, दूसरे को लूटो सिर्फ। तो मैंने उसको बोला कि कल सुबह आना। तो अगले दिन सुबह जो मेजर कुलबीर थे उनको जाना था बेनी में कोई प्रेजेंटेशन देने के लिए। तो मैंने अपने बड्डी को बोला कि जब कुलबीर साहब चले जाएंगे तो मैं पर इसको लेके चलेंगे, रुचरू छोड़ के आना पड़ेगा और तो क्या करें। तो जब वो कुलबीर से चले गए वहाँ पे तो फिर मैं रुचरू जाके उसकी कॉलेज में एडमिशन करवाई। आपके कंपनी कमांडर को बताया बिना आपने? हाँ, ताकि उसको पता चलेगा तो वो नहीं जाने देगा ना। रुचरू जाके फिर उसको वहाँ पर सेकेंड हैंड क्लॉथ ही मिलते हैं, नए वाले नहीं मिलते। हाँ वो यूज क्लॉथ आते हैं, पता नहीं कहाँ से, अरब शरब से या कहीं से भी आते होंगे। तो वो जो भी था वहाँ पे वो मैंने उसको खरीद के दिए और उसकी एडमिशन कराई, किताबें कि तुम्हें सब कुछ करवा के। तो फिर मैं बोला नाउ यू कैरी ऑन, जो कुछ भी है। इट वाज दैट। वो कभी नहीं मिला दोबारा उसकी एडमिशन होने के बाद, बट यस ये था कॉलेज वाला लड़का। बड़ी हंसी आती थी वहाँ पर ना। हम तो उस हिसाब से उनको देख के तो ऐसे लगता था यार हम तो जन्नत में पैदा हुए हैं इंडिया में, इससे बढ़िया जगह क्या हो सकती है। वहाँ देखने के बाद तो इंसानियत और आई से। सर अब अगर जैसे आपने इंडिया की बात करी तो जो हमारा पहला पॉडकास्ट था सर, हमने मेजर समर तूर के साथ किया था एंड उनका भी बहुत अच्छा, उन्होंने अपना यूएन के एक्सपीरियंस के बारे में बताया जो सूडान में उनको एक्सपीरियंस हुए थे। तो आपको सर, आपने कारगिल देखा, JNK देखा, इंडिया में जितनी भी ऑपरेशंस किए और फिर उसके बाद आप यूएन गए सर, यूएन में आपने ऑपरेशंस किए, तो क्या अंतर क्या लगा सर आपको कि वहाँ के ऑपरेशंस करने में और इंडिया में जो ऑपरेशंस करने में क्या अंतर था, कि इस तरह का कल्चरल डिफरेंस था? चैलेंजेस क्या थे? नहीं, चैलेंजेस वहाँ पर ये थे कि पहली बात तो आपको उनकी लैंग्वेजेस वगैरह कुछ नहीं पता है। दूसरा वहाँ पर आप उनके ऊपर तरस ही खा सकते हो, ऑपरेशन तो क्या करोगे, इतनी पॉवर्टी है, खाने के लिए कुछ नहीं है। हर एक आदमी एक दूसरे को लूटने, एक दूसरे से कुछ लेना चाहता है, काम करके वो बिल्कुल खुश नहीं थे। सो दैट वे तो इंडिया में तो सब कुछ है, यहाँ पर तो क्या चीज़ नहीं है जिसके लिए आप, यहाँ पर तो ऑपरेशन लोग जो हैं तो वो खाम खा करवाए जा रहे हैं, यहाँ पर तो सब कुछ मिलता है सबको। यहाँ पर तो मतलब है कि जिसके अगेंस्ट भी हम ऑपरेशन करते हैं, चाहे कश्मीर में हो चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो, वो तो खाते पीते ऑपरेशन करवा रहे हैं अपने अगेंस्ट, ठीक है। वहाँ पर तो इट वाज रियली चैलेंज है। और वो जो जितने भी हुतू तुत्सी आ रखे हैं वहाँ पे, हुतूस आ रखे हैं मेजोरिटी, तो उन्होंने गदर डाल रखा है और कांगोली भी काम करके खुश नहीं है। मैं मतलब कि बहुत सारी ऐसी एग्जांपल है कि लोगों से पूछते थे तो वो बोलते वी डोंट ग्रो, वाई, वो ले लूट के ले जाएंगे इसलिए ग्रो ही नहीं करते, उखाड़ के ले जाएंगे। तो ये है।
तो ऑपरेशंस का तो वहाँ पर ऑपरेशन तो यूएन वाले, मतलब कि हम ज़्यादा फायर फाइट में तो पढ़ते नहीं थे, हमने बीच में खड़े होकर उनको उधर करना है, उनको उधर करना है, दिस वाज आवर रोल। और हमारे को जो स्पेसिफिक, जब हम इनिशियली गए थे तो ये था कि जितने भी ये रवांडन है इनको बुश से बाहर निकालो, सरेंडर करवाओ और इनको वापस रिपेट्रिएट करेंगे अपने कंट्री में जाए, जो भी मतलब है कि बाद में होगा, लेकिन फिलहाल इनको निकाल के कैंपस में करो ताकि लोकल लूट मार जो है वो खत्म हो। सर का एक और एक बहुत इंटरेस्टिंग, सर आपका एक जवान भी बहुत प्रॉब्लम में फंस गया था, मेडिकल इमरजेंसी, जिसके लिए आपने अशरफ हाँ, जिसके आपने अगेन ऑर्डर्स का उल्लंघन करते हुए उसको बचाया था। ऑर्डर का उल्लंघन नहीं किया था, ये तो कुछ तो किया मेरे पर बड़े इल्ज़ाम लग रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो क्या हुआ कि ये कुलबीर सर जो थे कंपनी कमांडर, तो वो ना ही वॉज एक्स्ट्रा कॉशियस। उनको ये होता था कि कभी भी किसी तरह से, और इवन यूनिट में हमारे कमांडिंग ऑफिसर जो थे वो कर्नल अजीत उस टाइम पे, तो उनका भी ये था कि मेरे को मलेरिया केस नहीं चाहिए। तो डेली साला मफ्लोक्विन की गोली हम वो रोल कॉल में खुद खड़े होकर अफसर खिलाते थे उनको कि हाँ मिस ना हो जाए। और वो जो जितने भी नेट मॉस्किटोज वगैरह उनको भी केमिकल में डाल, जो कुछ भी हो सकता था, फुल स्लीव और जो भी ओडोमास। तो एक बंदे को प्रॉब्लम हो गई, तो उस टाइम पे कैप्टन हांडा भी, कर्नल हांडा है यहीं दिल्ली में कहीं पे, तो उनको दिखाया तो उसने मेडिसिन वगैरह दे दी। अगले दिन मेरे को पता लगा कि उसका फीवर जो है ज़्यादा सीरियस हो गया। तो मैं उसके पास गया, अशरफ के टेंट में गया, तो ये बात मतलब है कि बिल्कुल बर्निंग। तो मैंने बोला हांडा साहब को बुलाओ। तो डॉक्टर जब बाहर में आया तो मैं बोला सर आपने क्या टैबलेट दी है और क्या हो सकता है ये? बोलते सर सस्पेक्टेड मलेरिया, अगर बुखार बढ़ रहा है तो मैंने कंपनी फालन कर दी। मैंने बोला कहाँ से चमचप को बुलाओ, ये वो हल्ला गुल्ला किया। तो कंपनी वाटर टेंट से बाहर आके बोला और कि क्यों हल्ला मचा रखा है? तो मैं बोला नहीं सर, ये इन्होंने यहाँ पर कुछ ड्रिल फॉलो नहीं हुई है प्रॉपर, और बंदे को मेरे को लगता है मलेरिया हो रखा है, इसलिए इसको और इमीडिएटली इसको गोवा भेजना पड़ेगा। वहाँ पर एक लेवल 2 हॉस्पिटल होता है, तो वहाँ पर भेजना पड़ेगा। तो कुलबीर सर ने मेरे को बोला कि कल परसों राशन वाली गाड़ी आएगी तो उसमें भेज देंगे। मैं बोला राशन वाली गाड़ी का वेट नहीं होगा सर, ये अभी का अभी जाएगा। तो वो बोले कि अभी का अभी कैसे जाएगा, यहाँ पर लिमिटेड गाड़ियाँ हैं। और तो मैं बोला मैं करूँगा बंदोबस्त। तो मैं अपने जो चीफ ऑपरेशन ऑफिसर था उसको फ़ोन किया। मैं बोला सर इमीडिएटली मेरे को, आई डोंट नो हाउ, और नहीं तो आपके नाम लगेगा ये बंदा, अगर कुछ हो गया तो। मैंने ऐसे ही तो उन्हें बोला तू ऐसे पैनिक मत हो, ड्रामा क्वीन तो आप थे। रहता ना लाइट ऐसे वो थे हमारे कर्नल अशरफ। तो उन्होंने बोला तू पैनिक ना हो, वो भी उनका नाम भी अशरफ है। बोला तू पैनिक मत हो, मैं करता हूँ कुछ। तो आधे घंटे बाद ही वहाँ पर वो मी-17 आ गया, और इसको और आरएमओ को सबको मैं बोला एक बंदा इसके साथ भट्टी भेजो। अच्छा भाई दा उस टाइम पे देखो मैंने तो कुदरती ही ऐसे किया कि चांस क्यों लेना है। वहाँ पर जाते ही उसकी स्प्लीन वाज रिमूव, और उसका इतना डेंजर कौन सी स्टेज का वो मलेरिया बता दिया। उसके बाद 1 महीना कंटिन्यूसली स्टेड देयर। उसके बाद उसको सिक लीव देके वहाँ से वापस भेजा था। तो मतलब कि वो यही बोल रहे थे लेवल 2 वाले की टाइमली आपने यहाँ पे भेज दिया। तो जैसे ही मैंने उसको हाथ लगाया ना, ही बस एक्चुअली बर्निंग में। बोला यार ऐसे, तो ये था केस। और बाद में बड़ा हल्ला हुआ कि बोला सुनता नहीं है, ये करता। ठीक है अभी अपने जवान के लिए नहीं करेंगे तो क्या है। No, that's a spirit, sir. That's the attitude actually. ये था। बट बहुत अच्छा लगा सर आपसे ये बातें करके, और ये लग रहा है कि आपने ज़्यादा डिटेल में इतनी कुंडली मेरे को भी नहीं पता जितनी। नहीं सर, मतलब मुझे तो किसी ने बताया कि आप फिर यूएन से जब वापस आए सर, तो जब आप गए थे यूएन तब आप मूछें नहीं रखते थे सर, एंड आपने वहाँ पे मूछें वगैरह रखनी शुरू कर दी सर। और जब आप वापस आए तो आपका एक बड़ी था, वो मैम के साथ आपको रिसीव करने आया, और उसने बोला कि मैम साहब मैं कुछ चाय वगैरह का इंतजाम करता हूँ। नहीं हबीब था मेरे साथ। हबीब कि मैं चाय का इंतजाम करता हूँ, आप यहाँ रुकिए, साहब आते होंगे। और इस बीच में आप आए सर, हबीब था नहीं वहाँ पर, तो आपने शायद मैम को, ये मैं आपको बताता हूँ कहानी। हबीब ऐसा करेक्टर था मेरे घर में कि उसने लड़ाई लगवा रखी थी। जब वो पहली बार आया मेरे पास, मेरे साथ तो रहता था, यूएन में भी रहता था। उससे पहले मैं वैली में, करगिल में, सब जगह मेरे साथ ही रहता, मोस्ट ऑफ द टाइम ही बस। तो कांगो से मैं एक बार छुट्टी आया, वो रोटेशन मतलब फर्स्ट रोटेशन में वो वापस आ गया था 6 महीने करके। उसके बाद मैं जब छुट्टी आया
अब मतलब कि रोटेशन के और 2 महीने बाद 8 महीने बाद तो वाई वाज एट योल कैंट, तो उसने पठानकोट से कोई भिंडी मंगवाई अच्छी तरह से कि वो आज साहब आ रहे हैं तो बनाएंगे तो मेरे लिए। तो इसने आके बोला था ये भिंडी क्यों बन रही है, तो बोला शर्मा मेरे लिए कि तेरे साहब आ रहे हैं, बोला होगा हबीब को कि तेरे साहब आ रहे हैं, तो बोलते हैं नहीं ये नहीं बनेगी, मेरे को पता है साहब क्या खाते हैं। तो मैं घर पहुंचा तो मेरी वाइफ रोना शुरू की, बोला इसको दफा करो यहाँ से, ये नहीं चाहिए मेरे मुझसे ज़्यादा ये जानता है। तो ये था। तो उस दिन क्या हुआ कि मेरी वाइफ बच्चे सारे और हबीब साथ में ये आए मेरे को डेली रिसीव करने के लिए। तो बॉम्बे तक तो वो फ्लाइट आती थी किगाली से जो आती थी, उसके बाद वहाँ से बॉम्बे से मैं आया ट्रेन से, तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ये रिसीव करने गए होंगे। अब क्या हुआ कि जब वो ट्रेन पहुँचने लगी बिल्कुल आ गई है, तो ये भागा कि मैं चाय काफ़ी लेके आता हूँ। तो बंदोबस्ती कार्रवाई उसकी बड़ी ज़बरदस्त होती थी, तो सामान उसने रखा हुआ था कि टी काफ़ी सर्व करेंगे। तो जब मैं आया तो उससे पहले मैंने थोड़े से बाल वहाँ पर 1 महीना में बोला चलो स्टाइल मार लेते हैं इंडिया पहुँचने तक, तो रखे हुए थे, मूछें बड़ी बड़ी थी। मैं और वाइफ में आके मिला, ऐसे खड़ा था, तो इसको पता नहीं क्या हुआ, उधर ही चाय काफ़ी फेंक के तो ये भागा, तो मेरे को आके ऐसे करता है कौन हो क्या हुआ, तो मैं बोला तेरे को क्या हुआ भाई। इसको लगा पता नहीं कौन आके मेम साहब के पास खड़ा हो गया, कुछ छीन के भागना चाहता है या क्या है। तो सर लेकिन देखिए, मतलब मैं ये कहूँगा कि ये चीज़ें दिखाती हैं कि हमारी सेना में जो जवान और अफसर का कितना क्लोजनेस है, वो एक ऐसा बॉन्ड होता है, वही लड़ाई जितवाती है सर। दो भाइयों में, जिस तरह से 2 भाइयों में होता है वैसे शायद हमारे आपस में होता है जवान के साथ। भाइयों से भी ज्यादा होता है सर, भाइयों से भी शायद इतना ना, क्योंकि भाइयों के साथ आप सर साल में इंडियन आर्मी अगर वर्ल्ड में नंबर 1 है और जीतती है तो ये इसी वजह से जीती है, बिल्कुल, क्योंकि उसको इतना अधिकार था, उसे हक था कि उसने बोला कि अरे ये कौन है जो मेरे साहब की जगह खड़ा हुआ है या कुछ छीन के जाने वाला है। तो इसलिए उसने उतने अधिकार से आपको बोला, और मेरी बात हुई थी सर उससे। अच्छा, ओके। तो उसने बोला कि साहब मुझे लगा कि मैम साहब से कोई छीनना है, तो मैं आया पीछे, तो मैं धक्का मारा और 2-4 कुछ और भी बोला तो साहब बोलते कि अरे यार मेरी ही वाइफ है, मैं ही खड़ा हुआ। नहीं सर, बहुत ही स्टिल इन टच। इस मतलब कि एक बार तो ये भी हुआ है सर कि ये चला गया आरआर में, तो मैं चला गया रेजिमेंटल सेंटर में, तो कभी मैंने दो ड्रिंग मार के इसको बोल दिया होगा कि भाई तेरी शादी में आऊँगा मैं, तो इसने कॉल किया कि आओ, तो मेरी शादी है। अच्छा, इसका लखनऊ के उधर कहीं घर पड़ता है, तो हाँ, तो अब क्या हुआ कि मेरी एडम इंस्पेक्शन और जो बटालियन कमांडर था कर्नल टी सिंह थे एक उधर मणिपुर के ही, तो वो छुट्टी पर, तो मतलब कि मैं खुद ही शर्माए कमांडेंट को ये बोलने से कि एडम इंस्पेक्शन है और सीओ भी नहीं और मैं नेक्स्ट बार और मेरे को भी छुट्टी दो। तो मैंने बोला यार मैं तो नहीं आ सकता, तो वो मतलब कि ही वाज इन टीएस की, बोला साहब आपने प्रॉमिस किया था। तो मैं बोला ठीक है मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। तो फिर मैंने अपनी वाइफ को तैयार किया, वो बड़ी मुश्किल से बंदा भगा भगू के रिजर्वेशन वगैरह करवाई सारा कुछ, एंड माई वाइफ, एंड तो उसको मैंने बोला साले रिसीव करने के लिए आ जाना, मैं आ रहा हूँ। तो मैं तो नहीं मिला, उसको वाइफ भी मिली मेरी वहाँ पे, और शी स्टेड देयर फॉर 2 days, उसकी बहन ये था। तो इस तरह का रिलेशन था। अमेजिंग सर, अमेजिंग अमेजिंग सर। इवन के बाद आपको ऑप्शन मिला कि आप पीस पोस्टिंग चले जाएं, लेकिन आपने ऑप्ट किया फील्ड के लिए। इससे मुझे और आपका एक जो पहले शायद मैं मिस कर गया था सर, वो मुझे याद आ गया कि आप जब एज ए जवान जब भर्ती हुए थे सर, शुरुआत में ही आपको किसी ने एडम ड्यूटी दिया था और आपने मना कर दिया था, जिसके वजह से आपको पेशी हुई थी आपकी बांध वगैरह करके। हाँ, 2 guards। हाँ, तो पहले वो सुनते हैं सर, फिर वी विल कम बैक टू दिस। नहीं, उसमें क्या हुआ था कि वो आई वॉज एक्साइटेड जब ये खबर आई ना कि 39D मूव कर रहा है और लोकली वो क्लासेस चलना शुरू हो गई यूनिट के। सर एक बार मैं दोबारा बताता हूँ अगर कोई मिस कर गया, कि अभी हम वापस शुरुआत की बात करें, जब आप बिल्कुल नया रिक्रूट हो करके जवान यूनिट के अंदर गए, हम तब की बात कर रहे हैं। ओके, हाँ बिल्कुल। 2 guards में था, मेरी 4 साल नौकरी थी, 4 साल सर्विस थी टोटल उस टाइम पे। तो ये हुआ कि 39 वी वर एट पालमपुर, तो ये हुआ कि 39D मूव करेगा और दे विल गो टू वेलिंग। ये 1993 अप्रैल मई की बात। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि एक्शन वैक्शन वाली जगह पे जा रहे हैं, वहाँ पर फायर फ्यूर होते हैं। और उससे पहले ना ये हमारा डलोजी वाला ब्रिगेड गया था,
तो उसमें उस टाइम पे मेरी ये यूनिट 22 ग्रेनेडियर थी एंड दे लास्ट लेफ्टिनेंट राकेश अशोक चक्रा। तो ये था कि वहाँ पर फायर फाइट होती है और इतने मिलिटेंट, उन्होंने हमारे हम कहानियाँ ही सुनते रहते थे। तो मैं बोला एक्चुअल जाने का मौका मिल गया। अब क्या हुआ कि वो एक रोल कॉल में एक दिन एक कोई आर्डर लेके आ गया कि बोला गार्ड्समैन राजेंद्र कुमार शर्मा जो है वो 6 महीने के ड्यूरेशन के लिए जब तक यूनिट वहाँ पे है तो ये मेस में एज ए स्टोरमैन अटैच होगा। तो पता नहीं क्या, मैं बोला मैं तो नहीं जाऊँगा। CHM था हमारा बड़ा ये कहाँ से आ गया? सीएचएम किधर है? नहीं, बोला तू क्यों नहीं जाएगा भाई? तो मैं बोला नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो लड़ाई में जा रहे थोड़ा, वो जाट था बिल्कुल, बड़ा बड़ा आया, वो अपनी भाषा में ही, वो मजबूर है बेचारा, उसको डिटेल करना है किसी को। हाँ। नहीं डिटेल नहीं, वो मेरे ख्याल में ऊपर से ही किसी ने नाम किया होगा या अच्छा, या उसने खुद किया, जो भी था, एक बंदा तो जाना था। हाँ। तो हमारा कंपनी कमांडर उस टाइम पे नहीं था वहाँ पे। तो अब क्या हुआ कि उसने रिपोर्ट दे दिया एसए को कि भाई बंदा डिटेल किया था, वो मना नहीं कर रहा है, तो और बंदे नहीं है मेरे पास। अब उसको भी जिद हो गई कि इसी को भेजना है। तो वो एसए भी खतरनाक था हमारा, वो बोला कि उसको लेके आओ, पेशी होगी। अच्छा, मेरे को एडजुटेंट थे HPSNC, अभी वो वार कॉलेज में हैं वहाँ पे, जेसी विंग कमांडेंट। अच्छा। तो ही वाज एडजुटेंट। तो मार्च अप सावधान विश्राम करते हुए गए। तो मेरे को, तो मैं एक्चुअली, मेरे आंसू आ गए। तो वो मेरे को बोलता है कि क्या हुआ, तुम हुक्म अदुली कैसे तुमने, अब वाई यू डिसोबेड? तो मैं बोला सर, लड़ाई में किसी भी फौजी को जाने का ये हर सब की मतलब है कि तमन्ना होती है कि मेरे को लड़ाई में जाने का मौका मिले, और मेरे को मौका मिल रहा है, अभी यूनिट जा रही है तो मेरे से ये छीना जा रहा है। तो मैं बोला मैं वहाँ से जब वापस आ जाऊँगा तो आप मेरे को कहीं भी डाल देना, लेकिन अभी तो मैं नहीं जाना चाहता, मैं जाना नहीं मांगता। तो एक्चुअली वो कुर्सी से खड़ा होकर तो ही आदमी बोलता है या गुड आर के, यार यही तो स्पिरिट है। और ऐसे को फिर बोला कि साहब जो मतलब कि वॉलंटियर मेस में नहीं जाना चाहता, या जो तो उनको मतलब है कि ज़बरदस्ती जो है उनको नहीं मेस में या किसी भी एडम ड्यूटी में भेजा जाए। जो लड़ाई में जाना चाहते हैं वो लड़ाई में ही जाएंगे। सो दिस इज़ हाउ मेरे को वापस आई वॉज मेड टू मतलब ज्वाइन दैट टीम जो ट्रेनिंग व्रेनिंग कर रहे थे कि हाँ। दैट इज रियली समथिंग सर। एज ए जवान, नया जवान का बेचारा आवाज़ नहीं निकलती मुंह से। वो एक्चुअली सारे मेरे को उसका रिग्रेट भी है, वो सारे हैरान हो गए। और अभी मैं सोचता हूँ कि ऐसे ही हर कोई करना शुरू जाए तो वो काम कैसे चलेगा। नहीं सही में नहीं सर, वो आपका एटीट्यूड वो लाखों में एक है सर। दैट इज़ वाई आपको जो ये गैलेंट्री अवार्ड्स मिले ऐसे थोड़ी मिल गए हैं। वो आपका एटीट्यूड दिखाता है सर, वो आपके अंदर जो था तब से वही है सर। बंदा तो वही है ना सर, वो वही एटीट्यूड है जो आई थिंक दैट इज़ व्हाट हैज़ मेड यू सक्सेसफुल, बिकॉज यू वांटेड टू बी कंप्लीटली ऑपरेशनल। और बहुत सारे लोगों को होता था व्हेन आई वाज विद 2 गार्ड्स की इसको पनिशमेंट हो जाएगी या कुछ हो गया, लेकिन मेरे को मतलब है कि आई वाज एक्चुअली ब्लू आइड ऑफिसर्स। उनको ये लगता था कि ये बंदा ठीक ठाक है, तो छोटी मोटी गलती माफ़ी माफ हो जाती थी सर। नहीं, ये है सर, सच्चाई है कि आप अगर ऑफिसर्स क्यों कहीं भी मतलब आप अगर अच्छा काम करते हैं, जहाँ वैल्यू ऐड होता है वहाँ अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो छोटी मोटी चीज़ें एवरीबडी इग्नोर्स। जी जी जी, बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं है छोटी मोटी चीज़ों के लिए सर। So amazing sir. So let's come back to जहाँ आपके यूनाइटेड नेशन से आप वापस आए थे। और यूनाइटेड नेशन मेरा बहुत बढ़िया गया, सब कुछ सब ठीक ठाक हो गया। और माय CEO वाज वेरी हैप्पी। इवन कंपनी कमांडर जो थे ही वाज फ्रॉम 9 ग्रेनेडियर, ही वाज आउटसाइडर, बट काफ़ी मतलब कि हमारी आपस में पकड़ जो बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत अच्छी तरह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर जब मैं आया तो एक रिग्रेट ना मेरे को हमेशा रहता था, वो ये था कि मेरी यूनिट जो है किसी और की वजह से आउट ऑफ टर्न जो है गई है UN मिशन। और कौन था? जून सर, राकेश सर, जो मार्टीएस हमारी यूनिट के 35 to 40 मार्टीएस, उनकी वजह से जो है हमारे को आउट ऑफ टर्न मिला है। हमने क्या किया है कंट्रीब्यूट इस यूनिट के लिए कि मेरे को भी UN मिशन फ्री में मिल गया। एक ये था, और दूसरा वहाँ पर जितने भी आउटसाइडर आए थे ना, जैसे कुलबीर सर थे तो ही वाज सेना मेडल बार, एक चुंडावत सर थे ही वाज वीर चक्रा, और एक तपन पंत सर थे अभी ब्रिगेडियर है कहीं पे, ही वाज शौर्य चक्रा। तो ये सारे इस तरह के मतलब कि टॉप वाले। तो वहाँ पर कांगो में ना हमेशा ये रिग्रेट रहता था कि हमारी अपनी 22 ग्रेनेडियर का कोई भी उस टाइम पे जब UN मिशन हमारा आया है उस टाइम पे कोई भी ऑफिसर्स में से ऐसा बंदा नहीं था जो डेकोरेटेड हो, मतलब कि जिसके पास सेना मेडल, शौर्य चक्र वगैरह हो। और ये जिसके पास है तो वो तो अथॉरिटी है।
अगर उसने बोल दिया कि हाँ भाई ऐसे नहीं यार के मेरे को पता है, तो मैं चाहे कितना भी वैलिड हूँ, आई एम नॉट। तो मैं जैसे ही यहाँ पर पहुँचा और पीस में यूनिट आ गई, तो हालांकि उससे पहले कंटिन्यूसली मेरा फील्ड ही चल रहा था, तो मैंने रिक्वेस्ट वगैरह करके किसी तरह से आर्मी हेडक्वार्टर में चिट्ठी लिखी कि मेरा नॉर्थ ईस्ट नहीं है मेरा, और मेरा कश्मीर की वो नहीं है, ज़्यादा CI का वो नहीं है, तो मेरे को कहीं पर भी ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी फील्ड में भेज दिया जाए। तो वो बात नहीं बनी। फिर एक मेरे पुराने आप इससे पहले कारगिल काट चुके थे? हाँ, आप इसके कारगिल करके आया था, रजौरी करके आया था, UN मिशन भी वही था, हाँ, तो रजौरी में रह आया था। तो अभी आपका मन भरा नहीं था? मन भरा नहीं। ये दिल मांगे मोर वाली कहानी चल रही थी कहीं। तो ये था, तो भी बात नहीं बनी। तो फिर एक जनरल विनोद चोपड़ा थे मेरी यूनिट के, तो वो पिछली यूनिट के 2 गार्ड्स वाले, जब मैं कश्मीर में था तो उस टाइम पे ही वॉज माई कमांडिंग ऑफिसर। तो उनसे मैंने बोला कि सर मेरे को कहीं पे भिजवा दो फील्ड में। तो वो भी मेरे पीछे पड़ गया, बोला मेरे को पता है तेरी यूनिट अभी UN करके आई है, पैसे कमा के आया, अभी तू यूनिट से क्यों भाग रहा है। तो मैं बोला सर फील्ड में कहीं पे जाना है मेरे को, फील्ड में। देन बोला ठीक है, आई विल स्पीक टू अथॉरिटीज़, और अगर तेरा ड्यू होगा बन रहा होगा तो देखेंगे। देन वो आ गया मेरा जो है। अब क्या हुआ कि मैं था वहाँ पर मऊ में, तो मैं कर रहा था अपना JC, तो उसी टाइम पे ये मेरा असम राइफल का आ गया, और उसी टाइम पे मेरा CO भी वहाँ पर पहुँच गए, ब्रिगेडियर HV सिंह, हर्षवर्धन सिंह। तो उनको जब पता लगा तो ही वॉज शॉक्ड। वो बोलता है कि UN से आते ही मैंने MS बैम्बू करके उस टाइम पे होते थे यहाँ पर MS ब्रांच में हमारा जो देखते थे AMS, तो बोला यार मैंने 3 ऑफिसर्स के लिए स्पेसिफिकली बोला था कि ये बंदे मेरे को यूनिट चाहिए, तो उनमें वन ऑफ द इज यू, तो तेरी पोस्टिंग कैसे आ सकती है। अच्छा, ये सारा कुछ ना अब वैसे ही चल रहा है, CO को नहीं पता था, एक्चुअली मेरी यूनिट में किसी को नहीं पता था। तो मेरा कोर्स खत्म होने वाला था, खत्म, तो मेरे को बोलता है कि तू बोलते हैं CO ने बोला कि बदमाशी तो बहुत की है सर। CO ने मेरे को बोला तू बैम्बू से मिलता हुआ जाना दिल्ली में, वो जर्नल होंगे, अभी मैं बैम्बू बोल रहा हूँ। तो बोला वहाँ से AMS से मिलता हुआ जाना था। मैं गया तो वो बोलते हैं कि बोला आर के अब क्या बोलूँ तेरे CO को, लेकिन असम राइफल इज़ अ गुड ऑर्गेनाइजेशन, तो चलो तेरे को वहाँ पर काफ़ी एक्सपोजर मिलेगा, ये है वो है। और उसने कुछ भी नहीं बोला। तो फिर उसने बोला आया था, CO ने पूछा उससे, आया था, बोला आया था। मेरे को बोला क्या बात है, तो मैं बोला कि वो बोल रहे कि अभी हो गया तो अभी क्या करना है। So this is how I landed in Assam Rifles. बट कई चीज़ें होनी होती हैं सर, पता नहीं कैसे कि असम राइफल ने आके मेरा ना प्रोफाइल चेंज हो गया। आपके तीनों अवार्ड असम राइफल्स में हैं? ऑल थ्री इन रो, मतलब 15 अगस्त, 26 जनवरी, 15 अगस्त। इसको वो मेरे यूनिट ने आर्टिकल भी एक लिखा हुआ है बहुत बड़ा कि दी हैट्रिक सोल्जर, मतलब कि वो 15 अगस्त को कीर्ति चक्र मिला, 26 जनवरी को शौर्य चक्र मिला, फिर वापस 15 अगस्त को सेना मेडल मिला। फिर लोगों को लगा कि ये प्रोफाइल नीचे जा रही है, तो इसलिए इसका वापस भेजा। नहीं, इनफैक्ट आपका और एक रिकॉर्ड है सर, जिसमें आपको एक ही इन्वेस्टिचर में आपको 2 अवार्ड्स एक साथ मिले हैं, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। साथ ही होना था। क्या हुआ कि कीर्ति चक्र मिला मेरे को 15 अगस्त 2008 को, तो बीच में किसी वजह से इन्वेस्टर लेट हो गई थी, तो 26 जनवरी को मेरे को शौर्य चक्र भी मिल गया। उसमें मेरा ही लॉस हुआ है सर, उन्हें तो दो बार दिल्ली आने का। 2 बार दिल्ली आते आप, दो बार राष्ट्रपति जी से मिलते, 2 बार अशोका होटल में रुकते हैं 5 दिन के लिए। यू आर स्टेट गेस्ट बाय द वे, अगर आप उस अवार्ड के लिए आते हो तो। सो ये था। तो हाँ, वो फर्स्ट टाइम इट वाज इन द हिस्ट्री। फर्स्ट टाइम या द ओनली टाइम? ओनली टाइम, उसके बाद भी नहीं हुआ है। It's going to be rare। मतलब कि मैं कीर्ति चक्र लेने के लिए जाता हूँ और 15 मिनट के बाद वापस अनाउंस होता हूँ फिर शौर्य चक्र के लिए। और उस समय राष्ट्रपति मेरे को जब हुक लगाई ना 2 उन्होंने, तो नॉर्मली 1 हुक लगती है, तो 2 लगाई तो सारे एवरीबॉडी वाज वंडरिंग कि ये क्या है, इसने 2 क्यों लगवा रखी हैं। और लेकिन सर मेरे ख्याल से इतिहास लिखा जाना था, इसीलिए आपकी आसाम राइफल आई सर। पास्ट ग्लोरीज के ऊपर कितना ही जिंदा रह सकता है। हाँ, नहीं, लेकिन सर देखिए, आप पास्ट वाली बात नहीं है, मतलब कितने सर 47 से लेके अभी तक शायद आप ही एक ऐसे आर्मी अफसर हैं जिसको कीर्ति चक्र मिला, शौर्य चक्र मिला, बैक टू बैक मिले। फिर एक ही फंक्शन में आपने राष्ट्रपति भवन में 2 बार, एक बार आप गए कीर्ति चक्र लिया, प्रतिभा पाटिल जी थी, प्रतिभा पाटिल, है ना। उसके बाद आप थोड़ी देर बाद फिर शौर्य चक्र लिया।
तो शायद कोई भी ऑप्शन नहीं है सर जिसने इस तरह से एक ही फंक्शन में 2 बार कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र प्राप्त किया हो राष्ट्रपति जी से, और शायद कोई सिविल में भी नहीं है सर कि पद्मश्री या कोई मतलब ही नहीं, किसी आई डोंट थिंक सो, अगर है तो आई एम नॉट अवेयर। इसने इससे एक और कार्ड बना सर, बाय द वे माय बटालियन बिकेम फर्स्ट बटालियन ऑफ इंडियन आर्मी, जिसमें 3 डबल चक्र अवार्डी हो गए। मतलब जैसे अशोक मेजर जून थे, RK जून, वो तो अशोक चक्र और शौर्य चक्र, फिर जारदीश अहमद था, उसको तो दोनों शौर्य चक्र जिंदा मिले थे, और मेरा कीर्ति चक्र शौर्य चक्र, तो 3 डबल चक्र अवार्डी इन बटालियन। तो आप देखिए सर कितने सारे इतिहास लिखे आपने सर और ये हमेशा रहेंगे सर आगे तक। गॉड हैज बीन वेरी। अभी जरा सर मणिपुर का उस समय के हालात बता दीजिए, आप कहाँ थे और थोड़े से आपके इंसिडेंट्स के बारे में बता दीजिए। हाँ तो वही मैं बता रहा था, आई वाज कि वो ये हुआ कि मेरे को ये था कि यार कुछ करना है। ये जब वहाँ पर ये सारे मतलब कि डोमिनेटिंग आए हुए थे बाहर से ऑफिसर, ये वो, तो इसलिए मैंने फील्ड मांगा। आई बेग टू डिफर, मुझे लगता है बहुत कुछ करना है, नॉट जस्ट कुछ करना है। सर हम वही बातें मैं बता रहा था कि हम लोग बातें करते हैं कि कितने सारे अफसर जवान हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे काम किए ना सर, हाँ। जो शायद अभी मीडिया में नहीं आए या लोगों को नहीं पता है, बट मतलब नामुमकिन काम किए हुए हैं। हमारे चैनल का विजन यही है सर, हम लोग वही चाहते हैं सर कि ऐसे लोगों को लेकर आएं, सबकी कहानियां बताएं कि तो अभी हमारी सिल्वर जुबली हुई थी यूनिट की 2013 में, तो उस टाइम पे मतलब कि या दरबार कभी भी बातचीत होती है तो उसका नाम ही अनसंग हीरो रखा हुआ है पिल्ले सर का। और उनको कोई गम नहीं है, कोई ये नहीं है, वो बोलते मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था, और ये तो मिलना ना मिलना, किसी ने नोटिस कर लिया, चला गया, क्या हुआ, तो ये सर इस चीज से याद आया, एक छोटा सा मैं बताऊंगा कि मैं कमीशन हुआ था, तो 2004 में तो यूनिट थी मेरी यहाँ सर, तो सोनम वांगचुक सर उसमें वो एनसीसी में थे सर। ओके। एंड हमारे वाले कोर्स से सर पहले ही वो IMM इंस्ट्रक्टर होते थे, तो हम हमारे सामने हमारे टाइम पे हमें रहे हो। कंपनी कमांडर। तो सर सुना था कि सोनम वांगचुक सर हैं, महावीर चक्र हैं, मतलब उन्होंने वो ऑपरेशंस किया, नाम बहुत सुना हुआ था बट कभी देखा नहीं था। तो मेरे CO ने ऑफिस में बुलाया कि यार एक ऑफिसर आए हुए हैं और मेजर या लेफ्टिनेंट कर्नल वांगचुक कि NCC के ऑफिसर हैं, तुम जाओ और यहाँ पे आर्मी अटैचमेंट कैंप होना है हमारी यूनिट में, तो उनके साथ में कोऑर्डिनेट कर लो। तो मैं गया सर, मैस में सर बैठे हुए हैं, एंड एकदम सर आप मिलोगे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि यार कि कोई महावीर चक्र, मतलब मुझे था कि महावीर चक्र होंगे तो पता नहीं कि एक ऑरा वो बिल्कुल अलग, एंड सर बिल्कुल सर आराम से ठंडे उससे बैठे हुए। तो मैं गया, मैं देखता रहा पहले सर को, मैंने सर आप वही सोनम वांगचुक हैं जो महावीर चक्र है? तो हंसने लगी, हाँ यार मैं वही हूँ। तो मैंने सर मैंने तो इतना सुना है आपके बारे में कि आपने ऐसे किया। तो बोले कि यार कि मेरी जगह तू होता तो तू भी यही करता, या कोई भी होता। एग्जैक्टली। तो वही बोले कि फौज की हमारी सिखलाई यही है, बोले कि किसी फौजी को कि तुझे या तेरी यूनिट के किसी भी बंदे को टास्क दिया जाएगा कि यहाँ पर दुश्मन है, जाकर उसे खाली कराना है या कैप्चर करना है, तो कोई भी इंडियन आर्मी में मना नहीं करेगा। बोले मैं लकी था कि उस समय वहां था, तो मेरे को मौका मिला और मैंने वो काम किया जिसके लिए हमें ट्रेनिंग दी जाती है। एब्सोल्युटली। बट दैट्स वेरी हम्बल ऑफ हिम। मतलब तो वो लगता है सर कि कितने सारे ऐसे हैं जिनके बारे में हमें कभी पता ही नहीं लगा सर। विल रिक्वेस्ट आप एक बार सर, आप मणिपुर जब आप गए थे सर, उन दिनों क्या हालात थी मणिपुर के अंदर, आप कहाँ पे थे, और वहाँ के आपके इंटरेस्टिंग ऑपरेशंस के बारे में, हैट्रिक वाले ऑपरेशंस के बारे में जरा बताइएगा। हाँ, मणिपुर में मैं गया था 2006 अक्टूबर नवंबर में 2000। हाँ, थिक ऑफ मिलिटेंसी, एकदम थिक ऑफ मिलिटेंसी, और बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी थी उस टाइम, बहुत ज़्यादा। और जो एक्टिव ग्रुप थे वो PLA वाज दी टॉप मोस्ट, UNLF, डेडलीएस्ट, और KYKL, प्री-पाक, KCP, और पल्फ थोड़ा सा एक ममनन बेल्ट की तरफ, ये भी थोड़े से पनप रहे थे। वैली के अंदर था जो, ये सारे वैली बेस बता रहा हूँ मैं, बाकी कुकी नागा, NSC नागा, वो तो सर मतलब के लिए। तो मैं वैली में था, आई वॉज पोस्टेड टू 4 असम राइफल, इट वाज इन मंत्री पुकरी, जहाँ पर IGR साउथ के 7 वाली बटालियन है ये। बाय द वे अभी फिर 4 असम राइफल वहीं पे है मंत्री पुकरी में, तो अभी वहीं पे वापस आ गई है। तो क्या हुआ कि इस 4 असम राइफल बड़ी ओल्डेस्ट बटालियन, और उसको मणिपुर बटालियन ऑफ असम राइफल भी बोलते हैं, क्योंकि लगातार 40 years दे स्टेड इन कांगला फोर्ट,
जो कांगड़ा फोर्ट है उसी के अंदर। जब पहले मूव नहीं करती थी। जी बिल्कुल ठीक है, हाँ व्यूअर्स के लिए एक बार कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं कि पहले जो असम राइफल्स होती थी, असम राइफल परमानेंट यूनिट्स होती थी, करेक्ट। जो एक जगह है तो फोर असम राइफल्स कांगड़ा Assam फोर्ट Rifle is known as 4 Manipur Battalion of Assam Rifles. So it stayed in Kangla Fort only. अभी द पॉलिसीज हैव चेंज, असम राइफल यूनिट्स को भी हर 2 साल में रोटेट कर दिया जाता है क्योंकि कुछ जगह पे इंसर्जेंसी है, कुछ जगह पे नहीं है। जी जी, अभी तो सब सारी यूनिट्स रोटेट होती हैं। अभी तो 34 और एक और है 20 शायद वहाँ पर वैली में भी है, कश्मीर में भी हैं 2 यूनिटें असम राइफल्स की। जी जी जी, यस यस यस। दे आर इन, और अभी 22 का भी मैंने सुना है कि दे आर आल्सो मूविंग, वो भी जा रहे हैं। तो अभी तो सब जगह पे आ जा रहे हैं। इनफैक्ट सर कश्मीर के अंदर भी जो हाईएस्ट नंबर ऑफ किल्स है एक ऑपरेशन के अंदर 7 असम राइफल्स, 7 असम राइफल्स। असम राइफल्स 74 किल इन वन ऑपरेशन। इनफैक्ट सर असम राइफल शायद एक ऐसी पैरामिलिट्री फोर्स है जो इंडियन आर्मी के साथ जितने भी मेजर ऑपरेशंस हैं सभी में असम राइफल रही है। इनफैक्ट 23 असम राइफल भी श्रीलंका में भी थी IPKF के साथ, और कारगिल में भी शायद मैंने सुना था कि देयर वर फ्यू बटालियंस जो मूव करी थी JNK में CI में। असम राइफल के बड़े रोल रहे हैं सर, इनके पास बहुत सारे अशोक चक्रा एंड हमेशा ये लड़ते ही रहे। और इवन ये अपने दलाई लामा को रेस्क्यू करके लाने वाले ये लोग थे वहाँ से, तिब्बत से। वो दैट मैन जो अपने घोड़े पे बिठा के लाया था असम राइफल का, वो अभी भी जितना रिसेंटली मैं न्यूज़ में देख रहा था कि दलाई लामा मिला है उसको वहाँ पे, क्या है जगह अपना, धर्मशाला, अरुणाचल तवांग, हाँ उस एरिया में। तो ये है। तो 4 असम राइफल में थे हम, तो 4 असम राइफल में आई वाज पोस्टेड, माहौल वाज सब बढ़िया चल रहा था। तो मेरे को 1-1, 2-2 दिन के लिए सारी COBs वगैरह में भेजा उस टाइम पे। नाउ लेफ्टिनेंट जनरल्स AK समंतारा उस टाइम पे ही वाज दी कमांडिंग ऑफिसर। तो वहाँ पर एक तखेल करके जगह थी, तो आई वाज टास्क कि तखेल में जो है वहाँ पर एक नई COB बनानी है, तो वहाँ पे जाओ, जाके रैकी करो और लोकेशन ढूंढो और ये करो। अभी सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं मिल रही थी कि पानी भी हो, गांव से थोड़ा सा दूर भी हो, सोर्स भी आ सके। तो फाइनली एक थोड़ा सा हिल लॉक सा था वो, तो हमने चुना। तो उसको CO और कमांडर उन्होंने आके देखा तो उनको लगा कि ये ठीक है, और उसके बाद मैंने वो इस्टेब्लिश करना शुरू की। COB मतलब आप कंपनी ऑपरेटिंग बेस की बात कर रहे हैं सर, जहाँ पे आपको परमानेंटली एक कंपनी का लोकेशन तैयार करना है। जब वहाँ पर गया तो वहाँ पर मतलब कि लोकल्स ने तो बताया ही बताया। एक परिजात करके उस टाइम पे MLA होता था, तो वो भी मेरे पास आया। वो मेरे को बोलता है कि यू आर मेकिंग हेयर बट दिस प्लेस इज नॉट सेफ फॉर। उससे पहले सर वहाँ पर CRPF, जैकलाई और बहुत सारे ट्रूप्स ने वहाँ पर जाके ऑक्यूपाई किया था, और बताते हैं कि 2 तरह से बहुत सारी कैजुअलिटी हुई थी। एक तो मिलिटेंट वहाँ पर मतलब कि अटैक करते ही करते थे, और मतलब कि वो ज्योग्राफिकली लोकेशन वाज सच की मिलिटेंट अटैक करके भाग सकता है। जब तक आप रिएक्ट करते तो कुछ ना कुछ मतलब आपका नुकसान हो गया, और यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन रिटर्न। मतलब टैक्टिकली साउंड नहीं था सर, वेरी नॉट वेरी साउंड। और दूसरा एक मिस्टीरियस सिकनेस वहाँ पर बोलते थे कि शाम के टाइम पे ना, रात के टाइम पे वाइट अटायर में कोई गर्ल्स आती है यंग, और वो मतलब कि कांटेक्ट करने की कोशिश करती है जो भी कोई अकेला मिले उसको, तो जिसके साथ जो उसको देख ले या जो जिससे वो मिल जाए तो मतलब कि हाथ मिला ले, या जिसका साया उसके ऊपर पड़ जाए तो उसके बाद वो मतलब है कि कोई इस तरह की सिकनेस है कि वो बीमार होना शुरू कर देता है, और 1 महीने 1.5 महीने में वो कमज़ोर होता फाइनली ही डाइस। तो वो हम तो जोड़ी में रखना शुरू हो गए सबको। ये कहानी सुनी हुई बात है या ये मेरे को लोगों ने बताया, ये मेरे साथ नहीं हुआ है। और या किसी फोर्सेस में किसी ने बताया आपको? नहीं, फोर्सेस वाला तो उस टाइम का कोई था ही नहीं, क्योंकि उस टाइम पे तो ये बैरन जगह थी, और वापस मैंने पूरी पोस्ट मतलब कि जंगल काट के तो तैयार की थी। लेकिन पहले भी वो लोकेशन इस तरह था कि स्ट्रेटेजिकली काफ़ी ठीक भी था, लेकिन उसके ड्रॉबैक ये थी कि इधर से भी रोड जाती थी, इधर से भी रोड जाती थी। तो नीचे जहाँ से आपने उसको क्लाइंब करना है वहाँ पर कोई फायर करके अगर निकल गया तो वो प्लंजिंग फायर होता है, आप नीचे फायर कर नहीं सकते, तो देख नहीं सकते। तो मैं बोला ठीक है जो भी है। तो मैंने CO किसी को नहीं बताया कि बोलेंगे डर गया साला या जो भी है। तो मैं अपने वहाँ पर लगा रहा। ट्रकों वाले वहाँ से निकलते थे, वो मिट्टी विट्टी लाने वाले थे, वो भी बोलते थे कि साहब यहाँ पे मतलब 50-50 के ग्रुप में PLA जो है वो घूमता है और अटैक करते हैं। खैर मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ टिल द टाइम आई वाज देयर।
तो रिपब्लिक डे आ गया बीच में, और तब तक समांतारा सर भी चले गई, और एक हमारे रोविन सर थे, वो वहाँ पर आगे एज कमांडिंग ऑफिसर, कमांडेंट बोलते हैं वहाँ पर असम राइफल्स में। तो रिपब्लिक डे वाले दिन उन्होंने मेरे को बोला कि 5-6 कॉलम निकालो और पूरा एरिया डोमिनेट करो। आप कितने दिन पहले उसके आए थे वहाँ पे? कितने दिन हो गए थे आपको? 1 महीना हुआ होगा मैक्सिमम, इट इज मैक्स। हाँ, पोस्ट को सेटअप करना 1 महीना कुछ कोई टाइम नहीं है एक्चुअली। हाँ 25 से 30 दिन हुए थे। अब क्या होता है कि मैंने पहले बोला कि सर हमारे को, मेरे ख्याल में हम अपने आप को ठीक रखें तो वो ज़्यादा ठीक है, अपना कॉलम क्यों बाहर भेजने हैं। तो उन्होंने बोला नहीं यार एरिया डोमिनेट करो। तो मैं बोला ठीक है, जैसे फौज में आर्डर तो आर्डर है, तो मैं वो चला गया। रात को टीमें सारी तैयार की, सबको बताया कि हर आधे घंटे के वक्फे के बाद वो निकलेगा। तो मेरे को निकलना था, मतलब तीसरा कॉलम मेरा था, और आने का जो आर्डर था वो मैंने रिटर्न, ये जो सबसे पहले गया है वो सबसे वो जो है लास्ट में आएगा, वो इस तरह से नहीं, जो सबसे लास्ट गया वो सबसे पहले आएगा। अब ऐसे करके तो वो सारा कुछ हो गया, और उसके बाद ना वहाँ पर गाँव में मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये है वो। तो मैंने सबको बोला कि यार हम जितना भी, मतलब है कि जहाँ जहाँ पे भी हमारे कॉलम गए हुए हैं, लेकिन स्टे क्लोजर टू ईच अदर। ये सारे तखेल एरिया में ही थे, अलग अलग एक्सेस पे। मैं बोला स्टे क्लोजर टू ईच अदर, क्योंकि बाकी पीछे हमारे पास कोई रीइंफोर्समेंट वगैरह है नहीं है, तो हमारे को ही एक दूसरे को रीइंफोर्स करना पड़ेगा अगर कहीं पे कुछ होता है तो। मेरे को एम्बुश का ही वो था कि ये हो सकता है, मतलब कि पहले से इंट्यूजन होता है ना कि हाँ ये। मैं गांव वालों से मैंने पूछा कि कहाँ पे हैं यहाँ पे लोग, तो गांव वाले कहाँ पे हैं, तो 2-4 बूढ़े बाड़े ऐसे, तो वो बोले कि बोला नहीं है। मैं बोला यार आज रिपब्लिक डे है, छुट्टी है, ऑफिस बंद है, सारे घर पे होने चाहिए, कुछ मेरे को ऐसे अनलाइकली लग रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि खैर मेरे कॉलम वापस पूरा दिन हमने निकाला, शाम को मूव करना शुरू हुए, तो 4 कॉलम निकल चुके थे। 5वां कॉलम जो था, तो उस कॉलम पे जो है एम्बुश कर दिया मिलिटेंट्स ने। लेकिन मैंने ब्रीफिंग इस तरह से किया हुआ था, और पूरा दिन उनको ना हर आधे घंटे के बाद मैं इस तरह से अलर्ट कर रहा था कि उनको भी ये हो चुका था कि कुछ ना कुछ हो सकता है, तो हम सेफ वापस जो है अपने COB पे पहुंच जाए। तो कॉलम पे जैसे ही वो हुआ, तो RL और 51 मोटर वालों ने ना इमीडिएटली रिएक्ट किया, वो लोड करके ही चल रहे थे। तो जब रिएक्ट किया तो मिलिटेंट कुडंट डू मच, नहीं तो नॉर्मली आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में क्या करते हैं कि वो 6 महीने में एम्बुश करते हैं, फिर सबको ठोकते हैं, फिर उनके हथियार अम्युनिशन भी लेके जाते हैं। और नॉर्थ ईस्ट की मिलिटेंसी का ये है कि जब ये जाके अपने वहाँ पर दिखाते हैं कि ये मैं मार के और ये वेपन लेके आया हूँ, तो इसके ऊपर उनकी प्रमोशन होती है सार्जेंट से लेफ्टिनेंट, और लेफ्टिनेंट जो भी है। तो ये था द साइटिंग और एग्जीक्यूशन ऑफ एम्बुशेस वेरी वेरी बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत ही बढ़िया। अब क्या हुआ कि मतलब कि एम्बुश तो हो गया मेरे पर, बट लक्की की नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ। और ये 2 जो वुंडेड हुए थे, लथोड़ बम बोलते हैं एक वहाँ पर, कोई एक वो जो हमारे मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर होते हैं सर, वैसे होता है उनका UBGL टाइप में। आप जी, तो वो तो उसकी एक की लेग वाज ब्लोन, दूसरी को भी हाथ में और इसमें लगी हुई थी, बट दे सर्वाइव, बच गए। तो उनको लेके लिमाकां गए, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अपसेट था। मेरे को ये था कि एक तो मैंने CO को भी बोला था कि मतलब कि नो पॉइंट मूविंग आउट, और दूसरा ये अपना गाँव वालों से भी मैंने बातचीत क्या की हुई थी। उनको बोला हुआ था कि हम आपको तंग करने के लिए नहीं आए, हम आपकी प्रोटेक्शन के लिए आए हैं। तो गाँव का माहौल देख के मेरे को लग गया था कि गाँव वालों को पता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो मैंने रात को फिर जाके वापस वो गाँव कार्डन कर दिया। अगले दिन क्या हुआ कि ढूंढा, पूरा सर्च किया गाँव में, तो कुछ मिला मुला है नहीं। मैं गांव वालों को ले गया साइड में, सब घरों के बाहर लिखा हुआ जॉइन PLA जिंदाबाद, इंडियन आर्मी मुर्दाबाद, NGO। तो मैंने उनको थोड़ा सा सूचना शुरू कर दिया, चिल्लाओ, थोड़ा जंप करो, ये करो, और सारे जहाँ से अच्छा बोलो, भारत माता की जय बोलो, PLA मुर्दाबाद बोलो, ये सब कुछ चल रहा था। तो इनमें से किसी, पता नहीं क्या हुआ, किसी ने कॉल कर दिया या समथिंग, वो पुलिस भी वहाँ पर आ गई, और बहुत सारे मीडिया की गाड़ी भी आ गई, और बहुत सारे मीडिया वाले वहाँ पर घूम रहे हैं। अब मेरे साथ थे एक वो दिमन करके, अमित कुमार दिमन, तो वो यंग अफसर, तो वो मेरे को बोला कि सर, वो मेरे से पहले पोस्टर था, मेरा कोर्समेट है वो। ओके नहीं, वेरी स्वीट चैप, बहुत अच्छा भी कर रहा था वो, लेकिन छोड़ दी फौज उसने। सो उसने क्या किया कि मेरे को बोला कि सर ये आ गए हैं लोग, ये बंद करो, ये ठीक नहीं है।
तो मैं बोला नहीं, इनको लगेगा डर गया है, तो ये डरना नहीं है हमने। तो मैंने वो डबल कर दिया, जो भी कार्रवाई चल रही थी, तो ये सर ये इनोसेंट है, जिन्होंने कार्रवाई करनी थी वो करके चले गए, तो इनको छोड़ दो। मैंने क्लोज किया ऑपरेशन ये वो, तो वापस हम वी मूव्ड आउट फ्रॉम दैट प्लेस। तो इवनिंग आई गॉट ए कॉल फ्रॉम CEO की, बोला तो टीवी देख रहा है। मैं बोला नहीं। बोला क्या किया था खेल में तूने, यू वर नॉट सपोज्ड टू ऑल दोस। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि आजा, IG ने बुलाया तो सुबह इकट्ठे जाके गाली खाएंगे। ठीक है। तो सुबह गए वहाँ पे, तो पहले तो CEO के अंदर मिलने के लिए, तो गाली खाने के लिए। हाँ, वो 10 मिनट के बाद मेरे को बुलाया। 10 मिनट तक मैं बाहर ही खड़ा था, जहाँ पर स्टिक ओढ़ ली और झंडे वंडे होते हैं IG के ऑफिस के बाहर। फिर मेरे को बुलाया तो मेरे को वही बोला कि मणिपुर में हाउ यू कैन डू दिस, तुमने क्या समझा हुआ है ये, दिस इज व्हाट आई वाज। तो कैसे तो उनको जबरदस्ती फोर्सफुली मणिपुर में सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान बुलवा रहा है। तो मैं बोला सर सारे जहाँ से अच्छा इंडिया में ही बोला जाएगा, ये पाकिस्तान या बर्मा में थोड़ा ही बोला जाएगा। He got annoyed. मेरे को तो गेट आउट कर दिया गया। मेरे को बोला गेट आउट, तो बाहर आया CEO मेरा थोड़ी देर के बाद। तो CEO CEO ने मेरे को बोला कि तू इडियट आर के, तू सारी नहीं बोल सकता था कि सिंपल सॉरी सर तेरे वो। एनीवेज बोलता है जा वापस अपने पोस्ट पे जाओ। तो शाम को मेरे को एडजुटेंट बोला सर क्या हुआ था, आप तो जा रहे हो, मेरे ख्याल में ये हुआ। विद इन फ्यू डेज वो पोस्टिंग आ गई कि आप हो जाओ। तो मैं बोला सर मत भेजो। मैंने बहुत सारी माफ़ी शाफ़ी मांगी। मैं बोला गारंटी अच्छा काम करूंगा सर, लेकिन नहीं माने। माँ कसम सर। उसके बाद मेरी पहले इनिशियली इट वाज टू असम राइफल, उन्होंने वो किया। फिर टू असम राइफल में नहीं गया मैं किसी तरह से नहीं जा पाया वहाँ पे। फिर मेरे को जिस दिन मैं टू असम राइफल के लिए निकल रहा था उसी दिन वापस अनदर सिग्नल केम कि नाउ मूव टू 32 असम राइफल। तो फिर मेरे को 32 असम राइफल। तो वो कोई लेना नहीं चाहता होगा उस समय सर कि ये पंगेबाज आदमी है। अगले दिन ना शंघाई एक्सप्रेस और वो चैनल पे 3 दिन यही चलता रहा कि ऐसी है। वो शंघाई एक्सप्रेस में PLA ने ये स्टेटमेंट दे रखी है कि जिस तरह से इसने वो जबरदस्ती लोगों से सारे जहाँ से बुलाया, तो ऐसे तो हम इंडिया का प्रेसिडेंट पकड़ के भी उससे भी बुलवा सकते हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। प्लस फाइनली जिस दिन मेरी डाइनिंग आउट थी तो सबको ये था कि ये बोलेगा, इवन CEO को ये था कि ये दारू भी पिएगा और बोलेगा भी। तो उन्होंने एक तो अमित दिम्मन और एक और था विवेक करके ऑफिसर, तो ये तो एक पंजाब रेजिमेंट का और एक सिख रेजिमेंट का, कि बोला दारू पिलाओ इसको टर्न करो, ताकि ये मतलब है कि मैं समझ गया बात, पहले नहीं पता था मेरे को, बट लगा मेरे को कि गड़बड़ है, क्योंकि वो बार बार आए सर, एक मेरी तरफ से, फिर एक मेरी तरफ से, एक मेरी तरफ से, फिर वो नीट पे आगे कि नीट तो हम तो मना नहीं करते। तो जब मेरे को लगा कि बोतल होने वाली है तो मैंने बोला कि आप ऐसे करेंगे कि तुम भी डालोगे तो चारों इकट्ठे पिएंगे, सलाह अकेला मैं थोड़ी पीऊँगा। तो फिर ये हुआ लास्ट में कि बोतल ही उठाई हो, बोला सारे पियो। राविन सर को लगा कि ये ऐसे नहीं मानने वाला। खैर जो कुछ भी होना था वो हुआ। खाना वाना पता नहीं किसी ने खाया नहीं खाया, मैंने तो खाया और CEO ने भी खाया, तो लेडीज ने खाया। अब क्या हुआ कि सुबह असम राइफल का वो ट्रेडिशन है कि सुबह 6 बजे जब गेट से आप निकलते हो तो गेट पे ना वो रम का ग्लास ला के रखते हैं, और गेट पे फिर हाँ उससे पहले टी पार्टी होती है, टी पार्टी होती है, गेट पे जाते हो और रम का ग्लास, असम राइफल की जय, वो बोलते हैं बंदे बोलते हैं RK शर्मा की जय, और मतलब जो भी है, जो भी ऑफिसर जा रहा होता है। बट अब तो ऑपरेशन मूव होगा रास्ते में, फिर कुछ हो सकता है यार। इट वॉज नॉट फार, इट वॉज नॉट फार, राइट, इट वॉज इन द सेम सेक्टर, और 25-30-35 किलोमीटर का ही फर्क था। अब क्या हुआ कि सुबह जो है वो आया, टी थी, तो जब CEO आया तो कोई भी ऑफिसर नहीं है, और मैं और मेरी वाइफ खड़े हैं और 2 लेडीज़ खड़ी हैं। तो CEO आके चिल्लाना शुरू किया कि वेयर आर ऑफिसर। तो इतने में श्रीजीत करके एक ऑफिसर था, एडजुटेंट हमारा, वो बोलता है सर RK ने रात को हमारे सारे ऑफिसर शहीद कर दिए। लेडीज ही बोला पूरे कमरे का, पूरे घर में बहुत बुरी याद कर रखी है सर। तो आपने उनका डाइनिंग आउट करा दिया। डाइनिंग आउट में ऑफिसर इज सपोज्ड टू गेट ड्रंक,
So you ensured everybody else gets drunk. इट वाज, तो अगले दिन खैर वहाँ पे चले गए हम 32 आसाम राइफल में। अभी 32 आसाम राइफल में जब पहुंचे तो मेरे को तो वेलकम तो किया गया। सर 32 कहाँ पे थी सर? 32 थी कैथल मम्बी में। हाँ, तो ये थी इसके जीरी बॉम्ब एक्सेस पे, जीरी बॉम्ब एक्सेस पे। हाँ, शुरुआत में जहाँ से एक्सेस शुरू हो रहा है वहीं पे? करेक्ट। नहीं, थोड़ा आगे जाके आगे जाके अंदर लेफ्ट। बट वो मतलब हिल्स शुरू करने से पहले ही था ये, जो मेन। हाँ, शुरू होने से बिल्कुल 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 एब्सोल्युटली। तो वहाँ पर चले गए। अभी वो सीओ ने 2-4 मतलब कि अच्छा था कमांडिंग ऑफिसर, वो मेरे को बोलता कि आर के रेपुटेशन तो तेरी अच्छी नहीं है, लेकिन तू जल्दी से जल्दी तैयार हो जा, और मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं, घर रिपेयर करो, ये ठीक करो, और तू सामान वहाँ पर नहीं रखेगा, और योर वाइफ विल आल्सो नॉट स्टे देयर। 32 में जब मतलब 4 आसाम राइफल में वो 5-4 दिन में मेरा घर गुर तैयार करवा के तो बोला तुम चलो हम आके वहाँ पे सेटल हो गए। 5-4 दिन उन्होंने मेरे को कोई काम भी नहीं दिया। ऐसे ही मैं मतलब कि 1-2 बार उनके साथ घूमता रहता था शाम को वाकई। तो वो मैस में गए तो मैस में ही वाज टेकिंग रिपोर्ट फ्रॉम वन ऑफ द सीओ भी। तो ये स्टार्टेड शॉटिंग कि बोला तुम वहाँ पर पता नहीं नेट देखते रहते हो, वाईफाई लगा रखा है, ये वो। वाईफाई तो नहीं, क्या होता था इंटरनेट पहले होता था कुछ। तो मेरे को उसी स्पीड में ना मेरे को बोला यू गो एंड टेक ओवर दैट कंपनी। मैंने उस टाइम पे तो कुछ नहीं बोला। सुबह जब हम पीटी के लिए गए तो उस कंपनी का जो जेसीओ था थापा करके था, एक सीनियर जेसीओ। तो मैं बोला साहब कैसे हो, बंदे कहाँ हैं आपने? तो एक रिजर्व कंपनी होती है बाय द वे, असम राइफल में 6 कंपनीज होती हैं, 4 फॉरवर्ड में होती हैं, एक जो ट्रेनिंग साइकिल में ट्रेनिंग कंपनी होती है, और एक रिजर्व कंपनी सॉर्ट ऑफ वो होती है जो। तो वो बोला यहाँ पर तो 15-20 ही बंदे हैं, कोई डीजीआर में अटैच है, कोई आईजीआर साउथ में, कोई यहाँ पे, तो ये वही कंपनी करती है, और कोई यहाँ पे सेक्टर हेडक्वार्टर में है, और बाहर हैं सारे। तो मैं बोला यार ऐसे तो कैसे वो मतलब कि जाएंगे वहाँ पे। फिर उसके बाद मैं बोला कोत दिखाओ मेरे को। तो कोत में ना सारे मतलब कि लेस फ्यू मतलब कि AK-47, बाकी सारे वेपन जो है वो मतलब कि अनसर्विसेबल और सारा। तो मैं बोला ये क्या है? तो बोला सब जो फॉरवर्ड में कंपनियाँ हैं उनका कोई रिपेयर तो इतने जल्दी रिपेयर नहीं होता है, या कौन से लेवल की रिपेयरिंग है तो इधर आके तो इधर से बदली करके ले जाते हैं। तो ये तो क्वार्टर मास्टर साहब के ऑर्डर से ही होता है। तो मैं गया ऑफिस आवर्स के बाद, मैं गया चला गया दीपक सर के पास। तो मैं बोला सर आपने बोला था वहाँ जाके टेक ओवर करो। तो बोलता है यस आर यू रेडी? मैं बोला नो सर। तो बोलता है कि क्यों? मैं बोला सर पहले मेरे को पूरी कंपनी मेरी चाहिए, वो सारे बंदे बुलाओ और मेरी सारी जो डिफिशिएंसी है वो पूरी करो, तो उसके बाद मैं तो वो तो इतने में बम फट गया इतने में। तो वो बोला यू ब्लडी डिनाई दिस सिचुएशन, तू वहाँ पे डर गया ना, जाना नहीं चाहता, तो यही तो तेरी रेपुटेशन है। तूने वहाँ पे 4 में भी गदर करके आ रहा है। मैं बोला नहीं सर ऐसे नहीं है, लेकिन भाई यहाँ पर 30-32 आदमी है सारे, वो आरओपी वगैरह में रहते हैं, और वो भी कटे बड़े हैं, वो कैटेगरी टाइप है। सो आपको सोचना पड़ेगा। तो उस पर आदि मोमेंट जो भी उसने हल्ला गुल्ला करना था, तो मैं जाके एडजुटेंट के पास बैठ गया, एक तिवारी करके था, तो उसके पास जाके बैठ गया एडजुटेंट के पास। आधे घंटे के बाद तिवारी को फ़ोन आया कि बोला आर के यहाँ पर है। बोला हाँ। बोला उसको लेके आ। तो मतलब कि मेरे को बोलता कि आर के यू राइट यार, जो तू बोल रहा है मांग, मैंने तो जो तूने मांगा तो वो तो मैंने किया ही नहीं, तो मैं तेरे को ऐसे ही लॉन्च कर रहा हूँ, तो तू प्लान कर जो भी जैसे करता है, लेकिन ये बंदे सारे इकट्ठे करने में तेरे को सारा टाइम 1.5 साल लग जाएगा। मैं बोला सर आप मेरे को रिलीवर दो बस, मेरे को मैं देखता हूँ बंदे कैसे। और सही में ना जिसके ऑफिस में जाओ तो वो बोलता था कि नहीं यार यही बंदा मेरा कंप्यूटर ऑपरेटर है, यही मेरा क्लर्क है, इसके बगैर तो मैं जिंदा ही नहीं रह सकता। तो मैंने अपने सारे बंदे पूल कर लिए, और विद इन वीक मैं सारे इकट्ठे करके ले आया, जहाँ पे भी थे डंडा देके। मैं बोला तेरी पे बांधते रहा ये वो। उस टाइम पे पे से भी वो बढ़ती थी, पे लाते थे और बढ़ती थी, तो बड़ा डर होता था बंदों को। although असम राइफल के जवान दे आर कोई डाउट नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि लेके चला गया मैं इनको ट्रेनिंग के लिए। अच्छा जब ट्रेनिंग के लिए गए तो वहाँ पे भी वो पहले नागा हट बनाओ, गजीबो बनाओ, ये वो। मैं बोला सर मैंने लड़ाई में जाना है और इन बंदों को मैं अपने तरीके से ट्रेनिंग करवाऊंगा। तो वहाँ से रिपोर्ट लग गई मेरे सीओ को कि ये बंदा हमारी बात नहीं मानता है। ये तो मेरे को सीओ बोला कि तू अपने तरीके से कर, और यहाँ पर हायर अप्स, वो दीपक शर्मा सर भी मेरी तरह ही थे, बोला हायर अप्स में देख लूँगा, ये रिपोर्ट पार्ट कर रहे हैं वहाँ से लोग, बट मैं आइलैंड की यू आर डूइंग गुड जॉब, वहाँ पर बंदे अपने दौड़ भाग में लगा दिए हैं, तो तू अपने तरीके से कर। अच्छा फाइनली जब हम वो ट्रेनिंग करके निकले ना, तो बेस्ट इन नेविगेशन, बेस्ट इन BPT, बेस्ट इन हर एक चीज़ में,
और पॉइंट टू पॉइंट जो कुछ भी होता है। और एक वहाँ पर था कौन सा रिएक्शन शूटिंग होता है, फ्लैक्स रिएक्शन, कॉम्बैट शूटिंग सर, रिफ्लेक्स शूटिंग रेंज था वो। तो वहाँ पर बहुत सारे जो गेरू चुना कर रहे थे, तो मैंने उनका भी अम्युनिशन लेके ना अपने बंदों को दिन रात मैंने फायरिंग करवाई। एंड टचवुड, मतलब कि मेरे बंदे जो है, रात को भी मैंने बोला तुम बीपी पहन के सोओगे, उतार के कोई नहीं सोएगा। बीच में कहीं आगे वहाँ पर 60 तक की एज है और 45 के पास बीपीटी नहीं है। मैं बोला साला जो मेरे साथ नौकरी करना चाहता है तो वो भागेगा, सारे भागेंगे, चाहे 45 का या 60 तक का, मैं भी भागूंगा। मैं भी उस टाइम पे लगभग 40 पहुंच गया था। तो मैं बोला इसमें कोई दो राय नहीं है, हर दिन मैं आपके साथ भागूंगा। तो अपने तरीके से कस के ट्रेनिंग करवाई एंड लास्ट में वी केम फर्स्ट इन एवरीथिंग और विद ह्यूज मार्जिन। तो उसके बाद सीओ वाज वेरी वेरी हैप्पी कि यार मतलब कि बढ़िया तरीके से। और वो जो कोइज्म में था, सारे बंदे अपने कंपनी के, और कहीं तो ऐसे थे जो 8-8, 9-9 साल के बाद वापस कंपनी में आए हैं। हाँ, वो तो परमानेंटली हो गए थे, कोई आईजीआर साउथ का और कोई डीजीआर का। सो ये है। तो उसके बाद देन वी वर लॉन्च टू सिंजमई, एक ओसी टाउन में, वहाँ पे कि वहाँ पर पहुँचो। अभी वहाँ पर पहुँचे तो कंपनी मार्डर से जब हैंडी टेकिंग है तो एक्चुअली इट वाज सो, उससे पहले एक वहाँ पर कोई मनोरमा केस हो रखा। मनोरमा देवी का फेमस केस है सर ये। तो हमारी पोस्ट पे तो बोला यहाँ पर तो कोई आता ही नहीं है, जो आता है सिविलियन कोई गलती से आ जाए तो उसको मार देते हैं। तो मैं बोला सर आपने कुछ किया तो होगा इन 12 करने के लिए। तो बोला यार CSD भी लगाई, जिम भी लगाई, यहाँ पे सब कुछ किया, कोई यार तो कोई नहीं है। मनोरमा देवी वहीं से हुआ था, उसी सीओबी लगभग। हाँ, तो आई डोंट नो, मतलब कि थिंग्स वर रॉन्ग फॉर असम राइफल। उस टाइम पे असम राइफल आई नो द एंटायर इंसिडेंट। कोई भी लाइक नहीं करता था, कोई भी लाइक नहीं करता था असम राइफल को। उस टाइम पे थिंग्स वर वेरी बैड। और कोई लाइक ना करे तो इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। वो इन्फॉर्मेशन तब आएगी पोस्ट पे कोई आएगा। और वो हिल्ला कैसा था कि ऊपर कोई चढ़ते ही वो दिखता था और पता लग जाता था कि कौन जा रहा है। और वहाँ पर तो डर के मारे जो हमने बॉक्स लगा रखा था वहाँ पे, जो जिसमें चिट्ठी विट्ठी कंप्लेन डालो, तो वो उसमें भी कोई उसके नज़दीक भी नहीं आता था कोई, कोई और देख लेगा तो वो क्या बोलेगा। तो मैंने वहाँ पे ना लोगों से, मेरा ये था सर कि मैंने सबसे पहले कंडक्ट पार्ट ना, मैंने लोगों से, मैं मतलब है कि मार कुटाई ये वो, इसमें मैं विश्वास नहीं रखता था ये वो। और मैं मिलिटेंट के घर भी सारे जहाँ से अच्छा नहीं, वो दैट वाज सेपरेट। और अगर आप लोगों को ट्रस्ट है ना आपके ऊपर, तो इन्फॉर्मेशन अपने आप भागती हुई आती है। तो मैंने वहाँ पर लोगों से बातचीत करना शुरू की, ये वो जो डंडा, जो पहले की रेपुटेशन थी, मैं बोला किसी तरह से वो ख़त्म हो, डाइल्यूट हो। और लोगों से, और मणिपुरी तो वहाँ पर धरना ही लगा के बैठे रहते हैं। तो मैं जाके जहाँ धरना लगा तो उधर भी जाके खड़ा हो जाऊँ, बैठ जाऊँ। मैं बोला क्या दिक्कत आपकी, ये बहुत ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हो। जहाँ पर बच्चे कंचे खेल रहे हो या क्रिकेट खेल रहे हो तो उनके साथ क्रिकेट खेल लिया, किसी को बॉल लेके ला के दे दी, कुछ भी, मतलब कि ऐसे ही। तो वो दूसरा एरिया सारा मैंने, वो जो पेट्रोलिंग करनी, लोगों से मिलना, ऐसे ही कोई कुछ बना रहा है, क्या बना रहे हो, खिलाओ मेरे को भी। तो उनको लगा यार ये कोई ऐसे तो असम राइफल वाले करते नहीं है, ये कुछ अलग तरीके से है। देन मैंने MLAs वगैरह से बातचीत करना शुरू की, जो गाँव बूढ़ा। तो मैं बोला यार देखो, सबसे अच्छा मेरी पोस्ट के ऊपर एक था चिंगालारम्बी टेम्पल, और चिंगालारम्बी इस गौरी माँ, मतलब कि पार्वती को बोलते हैं। और उसका जो है मतलब है कि बहुत ज़्यादा है। वो हर साल ना न्यू ईयर होता है इनका, चैरोबा 14 अप्रैल, तो उस दिन आते हैं और वो आके पूजा करते हैं। पूरा इम्फाल वहाँ पर आया करता था, लेकिन आफ्टर दिस इंसिडेंट वहाँ पर लोगों ने आना मना कर दिया था। तो मैंने अपने CEO को बताया कि मैं ये कर रहा हूँ। CEO बोला तू पुट्ठे काम कर रहा है, इतने बंदों की तो जगह ही नहीं है वहाँ पे और कोई नहीं आएगा। ये वो, मैं बोला मैं देखता हूँ सर। तो मैंने सबको वहाँ पे मैसेज भिजवाए, छोटे छोटे पर्चे बना के भेजे कि ऐसे ये आपका मंदिर है, हम मेरे को रिग्रेट हो रहा है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरी पोस्ट पे मिलिटेंट भी आएगा ना यहाँ पर चिंगालारम्बी पे मत्था टेकने के लिए या पूजा करने के लिए, तो मैं उसको उस टाइम पे नहीं पकड़ूंगा या नहीं मारूंगा या कुछ नहीं करूँगा। तो यू कम, इट इज़ योर प्लेस। हम तो आके बैठे हुए हैं, हमने ऑक्यूपाई कर रखी है, पता नहीं कैसे उनको ठीक लगा। तो जिसको 300 लोग इकट्ठे हुए और मैंने 300 लोगों के लिए चाय पकौड़ा बोंडा जो कुछ भी होता है फौजी राशन का, तो वो कर करा के तो मिलना जुलना ये वो। तो उस बार वापस 3-4 साल के बाद वो चैरोबा वाले दिन इंटायर इम्फाल वाज देयर, और NCC के बच्चे लगाए उन्होंने, पुलिस आके लगी हुई है, हम तो सही थे। मैं बोला तुम अपनी अपनी पोस्ट रखो और बहुत जो झील करके रखो।
अपने वाले बंदों को। मैं बोला गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अमेजिंग सर। हाँ, तो यू हैव टू अलर्ट आल्सो कि इतने लोग आ जा रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है, बट चांसेस भी लेने पड़ते हैं सर अगर वापस हुआ है। तो उसके बाद वापस जो है ना थोड़ा बहुत मेरे को, मैंने क्या किया कि मणिपुरी प्रीस्ट बना के तो मंदिर में भी बिठा दिया। मैं बोला तुम मंदिर में बैठ जाओ, जो प्रसाद प्रसूद उधर दे दिया कर जब भी कोई आता है। तो थोड़ा बहुत मतलब कि इन्फॉर्मेशन किसी तरह से आना शुरू। और उसके बाद उसके बाद भी नहीं इन्फॉर्मेशन तब तक नहीं आई थी, लेकिन बाद में आना शुरू हो गई। संजय मई में मेरे पास एक नेबरिंग कंपनी से ड्राइवर आया, ये वर्किंग विद मी। सिविल ड्राइवर? ना असम राइफल का ही दूसरी कंपनी से मेरे पास भेजा गया कि तो जब वो आया मेरे पास, उसका मैं इंटरव्यू कर रहा था। मैंने पूछा कि हाँ भाई कौन सी कंपनी से आया है, तुम वहाँ क्या करता था, ये वो इंटरव्यू में इंटरेक्शन में बोला कि साहब मैं वहाँ पर था। मैं बोला वहाँ क्या चल रहा है ये वो। तो उस पर करते करते मेरे को बताया कि एक मिलिटेंट है जो उसको जो है कंपनी मास्टर साहब उसको ढूंढ रहे हैं। तो मैं बोला हाँ। तो बोला वो जब कहीं पे मिलता भी है, दिखा भी है 2-4 बार, लेकिन वो पिस्टल के साथ होता है। तो कंपनी मास्टर साहब बोलते हैं कि एक के साथ होगा तो तब भी इसको ठोकेंगे, इसके पास एक भी है। तो मैं बोला तो तेरे को घर पता है? बोला हाँ। तो मैं बोला चल मेरे को, तो मैं अभी वो मेरे EOR में नहीं था घर। तो मेरा सीनियर जैसे जो था वो बोला नहीं साहब उधर क्यों जा रहे हो, हमारे ये अल्ले नानी दे नानी अब तो चल पड़ते हो। तो मैं बोला कुछ नहीं होता, हमारे पास यहाँ पर डीनोटिफाइड एरिया है जहाँ पर हम बैठे हुए, यहाँ पर तो कोई ऑपरेशन है ही नहीं है, कर नहीं सकते। यू हैव टू इन्फॉर्म पुलिस करे ना करे। खैर मैं बोला जो सीनियर जैसे को मैं बोला आप कंपनी संभालो, पीछे पोस्ट संभालो। तो मैं अपने बंदे लेके तो चला गया उसके घर में। तो जाके बातचीत की, पता लगा कि उसका फादर नहीं है। ये वो उन्होंने चाय वाय पिलाई, मैंने चाय पी, बैठे वहाँ पर गपशप मारी। तो मामला था। और अभी मैं यहाँ पर अपनी जिसके पास इंफॉर्मेशन थी उस घर पे चले गए? हाँ घर पे चला गया बात करने के लिए। हाँ तो घर पे चला गया। मैं बोला भाई ऐसे आए हम तो मतलब क्या फ़र्क पड़ता है ऐसे ही कि आप कौन हो, कैसे हो, कौन है घर में, कौन रहता है, ये वो इस तरह से बातचीत कर रहा था। अब क्या कि मैं वहाँ पर ना अपनी यूनिट में आई वाज कमांडिंग माउंटेन कंपनी 22 कैनेडियन में माउंटेन कंपनी में। एंड व्हाट अ ब्रेव सोल्जर दिया। पूरे रस्म और रिवाज पन्ना कलमा पन्ना ये सारा कुछ मेरे को आता है, या सारा कुछ। तो मैंने उनसे जाके काफ़ी बातचीत की अच्छी तरीके से। तो लास्ट में मैंने उनको बोला कि बारे में आपको ज़्यादा पता है क्या? वो बोले नहीं कुछ नहीं सब ठीक है। तो मैं बोला वो मिलिटेंट है और उसको मारने के लिए लोग ढूंढ रहे हैं। और मैंने बोला उसको संभाल लो आप। देखो मैं कश्मीर से आया हूँ, मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ, और वहाँ पर मैंने यूथ बहुत सारा ज़ाया होते हुए देखा है। बहुत सारे नौजवान डेली मरते हैं, वो मैं देखिए फोर्सेस के हाथों। तो ये अच्छा नहीं है, और अगर आपको प्यारा नहीं है तो ठीक है। तो वो बोली नहीं ये हमारे को पता नहीं, पता तो होगा या नहीं होगा या कम होगा। तो मैं बोला अगर देख लो आप, अगर आपको लगता है कि वो मतलब कि बचना चाहिए तो उसको बोलो कि मेरे पास आ जाए, तो आई विल टेक केयर ऑफ हिम। हाँ ठीक है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो वो बोले नहीं, तो मैं नंबर दे के आ गया। अगले दिन जो है कॉल आया मेरे को। तो वही लेडी माँ उसकी बोल रही है कि बोला आप आ सकता है क्या? तो मैं बोला क्या हुआ? तो बोलती है कि आप आओ। तो मैं चला गया भाई पोस्ट पे वापस टेररिस्ट कमांडर। हाँ कि बोला साहब वो बुला रहे हो और आप जा रहे हो। मैं बोला यार कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो कुछ नहीं होगा। तो मैं रास्ता थोड़ा बहुत चेंज करके, साथ में ये भी डर लग रहा है कि जिस कंपनी का वो EOR है उनको ना पता लग जाए। वो ज़्यादा डर लग रहा होगा। कभी आया नहीं कि इनको पूछ लेता हूँ या बता देता हूँ? नहीं, वो बता के तो फिर वो पता नहीं, वो नहीं होता, वो फिर ऑपरेशन कामयाब नहीं होता है। फिर वो मेरे पास नहीं आना था, इतना मेरे को पता है कि देन अब क्या हुआ कि मैं गया तो वहाँ पर उन्होंने बोला आप क्या कैसे ध्यान रखेगा इसका, ये है वो है। तो मैं बोला, तो उसने आवाज़ लगाई तो अंदर से एक लड़का आया बाहर। तो साहब ऐसे करके खड़ा हो गया। तो मैं बोला आप लोग यूनिफॉर्म में गए थे? हाँ सारे यूनिफॉर्म में थे। आपने कॉर्डन किया था?
घर का गार्डन किया हुआ था। करके फिर आपने बुलाया अंदर से? तो मैंने बोला तेरे को अपने बारे में पता है पूरी तरह से? बोलता है पता है साहब। तो मैं बोला क्या है? तो बोलता है कि खुद ही बोला कि पुलिस वाले भी और ये कंपनी वाले जो है मेरे पीछे पड़े हुए हैं, तो मेरे को कुछ नहीं होगा, मेरे को पता है। तो मैं बोला कुछ नहीं होगा, समझ ले, हो गया 2-4 दिन की बात है, तो आजा मेरे पास, मैं तेरा ध्यान रखूँगा। अब क्या हुआ कि उसकी माँ ने उसको मनाया थोड़ा बहुत कि बोला तुम जाओ, ये है वो है। तो बोलता है आप कुछ तो नहीं करेगा, ये करेगा वो करेगा, पिटाई तो नहीं होगा? मैं बोला नहीं। तो अंदर से साला एक पिस्टल लेके आया और मेरे को बोलता है कि हाँ, तो ऐसे करके मेरे को दिया, तो जैसे सरेंडर टाइप होता है। तो हम उसको लेके आ गए पोस्ट पे। आते समय रास्ते में मैंने उसको बोला, मैं बोला यार थोबल डिस्ट्रिक्ट कमांडर और ये पिस्टल दे के मेरे बेवकूफ़ बना रहा है, ये क्या है? तो मतलब उसको अच्छा नहीं लगा मैंने ये बोला, लेकिन थोड़ी देर के बाद बोलता है कि कल दे देगा मेरा वेपन। मैं बोला कौन सा वेपन है? बोलता है AK-47। बोला ठीक है। अगले दिन उसने मेरे को बोला कि वेपन लेने के लिए वहाँ जाना है, सोरा जगह एक आती है काकचिंग के पास, सोरा। तो बोला सोरा जाना है, तो चल, उठाया गाड़ी में। तो दूसरा रूट लिया हमने, किसका ये वर्स? ईरिल बुंग वाला रूट लिया। और आपके बटालियन का ये वर्स था? ना कहाँ, वो 34 का था। तो मेरे आगे तो 2 बटालियन और थी। तो सोरा पहुंच गए तो उसने जाके क्या किया, को बताया आपने? किसी को नहीं बताया। बाद में बताते हैं सब। मेरा ऐसी दीपक सर इस पे बहुत गुस्सा भी करते थे कि तू बताता नहीं है। तो वहां पर पहुंच गए तो वहां पर मैंने की गलती नहीं बोलूंगा। जोकिंग। तो उसने वो एक ऑटो वाले की तरफ इशारा किया। ऑटो वाले ने मेरे पैरेलल आके गाड़ी में जिप्सी के साथ जो है वो ऑटो लगाया। तो नीचे पीछे से वो छोटी सी लड़की निकली 14-15 साल की, और उसने पीछे ऐसे इशारा किया। तो मैंने वो ऑटो का वो हटाया कपड़ा, तो पीछे AK-47 पड़ी हुई है। तो मैंने उठा के अपने गाड़ी में रख ली। तो मेरे को बोलता है कि गिव हर 500 लड़की को। तो मैं बोला किस चीज़ के? तो बोलता है कि वो ऑटो करके आई है, वापस जाना है उसको। खैर मैं 5 रुपये दिए उसको, और उसको मैं वेपन लेके CO को मैंने बोला कि सर AK मिल गई है। बोला पहले डिपॉजिट करवाने से पहले मेरे को पुलिस को जमा करवानी पड़ती। तो बोला ये जमा करवाने से पहले मेरे को दिखाना। एंड ही वाज वेरी वेरी हैप्पी कि हाँ AK-47 पकड़ ली, बंदा ले आया, कल पिस्टल ले आया था, आज AK ले आया। तो बोला यार सिंजमी पोस्ट तो एक्टिव हो गई साली, इतने वेपन मिलना शुरू हो गए। अब उसने क्या किया कि अगले 1 महीने मेरे को कोई 40 जो है एप्रीहेंशन दे दी, और लगभग इतने नंबर ऑफ 40 एप्रीहेंशंस विद इन 1 मंथ। वो लीलांग क्या, सोरा क्या, पलेल तक लेके गया वो मेरे को। बोला चलो उधर, चलो इधर, सब जगह पे। फिर बोले तुम इधर बिशनपुर की तरफ जाना है, एक मयांग इम्फाल है वहाँ पे, हाँ रात को ऑपरेशन के लिए जाना है 2 बजे 3 बजे। तो मैं बोलता था तू आके इधर बिस्तर लगा दे, बातें करते करते उसकी सुनते तुम ये करना। सो पहला सर उसने मेरे को इन्फॉर्मेशन जो दी वो कंक्रीट इन्फॉर्मेशन की, आज मिलिटेंट यहाँ पे है। एक कैराउ जगह है ईरिल बुंग के पास। इट इज़ ऑन द एक्सेस ऑफ जो आपकी तरफ जाता है काकचिंग वाला एरिया, तोबल वाला एरिया। अगर आप इम्फाल से मोरे के वाले रास्ते पे जाते हैं तो उसमें तो ज़िला परिषद के इलेक्शन होने वाले थे, और उसने मेरे को बताया कि 7 मिलिटेंट जो है वो रात को सोरा में नहीं, कैराउ में आएंगे, और वहाँ पे उन्होंने किस घर में खाना खाना है, सोएंगे किस घर में, और एक्सटॉर्शन मनी लेने के लिए आए। जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं ना, तो उनसे बहुत सारा पैसा वो उन्होंने वो करना है। तो ये सारी गेम गुम है कुछ। अभी एक इन्फॉर्मर जो है वो ग्राउंड पे है और वहाँ से लाइव इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और दूसरा ये है अभी क्या हुआ। पूरा दिन ये चलता रहा, और मैं पूरा दिन प्लानिंग बनाता रहा, बंदे तैयार किए। अच्छा, उस रास्ते पे एक्सेस पे जाने के लिए जैसे ही आप इम्फाल टाउन से बाहर निकलो तो आगे पूरे ओपन फील्ड आ जाते हैं, पैडी फील्ड, और 8-9 किलोमीटर के बाद वो आता है ईरिल बुंग। तो यहाँ से गाड़ी की लाइट दिखी नहीं तो वहाँ पर दुनिया अलर्ट हो जाती है।
या इधर से कोई गाड़ी फौजी की आई नहीं तो इधर से मोबाइल पे कोई बता देता है कि इधर से फौजी गाड़ी आप इधर से आ रही है। तो जैसे ही हम नीचे उतरे तो वो कोम्बा करके जगह है, कोम्बा, तो मैंने बोला कि यहाँ से गाड़ियों की लाइट ऑफ कर दो, 4-5 की स्पीड में चलेंगे हम, ये वो। तो ग्राउंड पे जो था मेरा सोर्स वो उससे डिस्कनेक्ट हो गया। अभी मेरा सीनियर जैसे कलाकार वो पहले तो गाली देना शुरू हो गया कि बोला साहब ये ऐसे ही करते हैं, मेरे को पता है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। ठीक है, और ये जो है बोला पिटो, मैं बोला ना इसको नहीं पिटूंगा। मेरे साथ था जो लास्ट में, मैं बोला ऑपरेशन के लिए तो जाएंगे अभी, यहाँ से आधे में छोड़ के वापस की वो कांटेक्ट नहीं हो रहा, तो देखेंगे जो भी होगा। अब क्या हुआ कि हम पहुंचे वहाँ पे, मतलब कि सरप्राइज पूरा, कोई गाड़ियों की लाइट नहीं जली। हमारे को 1 घंटा लगा होगा साला वो 8-9 किलोमीटर कवर करने के लिए। रास्ते से जाके तो एक रास्ता जाता था वो हमने ब्लॉक कर दिया, रोड गाड़ियाँ लगा के, तो दिस रोड इज ब्लॉक नाउ। और जो टारगेटेड हाउस था वहाँ पर मैंने पहले एक पार्टी भेजी जो जाके उस घर को कॉर्डन करेगी, और उसके बाद जब ये कॉर्डन इस्टेब्लिश हो जाता है तो मैं जाके फिर उस घर को नॉक करके खुलवाएंगे और सर्च करेंगे। और जैसे ही हम जा रहे थे तो ये ना ऐसे हैज लगी हुई थी, एक तरफ ये रोड है, इस तरफ रिवर है, और इस तरफ बड़ी बड़ी हैज है, और यहाँ पर आगे जाके मेरे को टर्न करके इधर जाना था, यहाँ पर था ये घर। अब क्या हुआ कि जैसे ही हम इस हैज के साथ साथ जा रहे थे तो उधर से लाइट आई, मतलब गाड़ी की लाइट आई, तो मैं बोला यार अब तो पता लग जाएगा, सरप्राइज गया। अब गाड़ी आई तो गाड़ी उसी घर की तरफ मुड़ी, उसी घर की तरफ मुड़ी तो आगे देखा उन्होंने उस घर को फौजियों ने घेर रखा है। ये वापस इधर मुड़े और इस रोड पे भागना शुरू हो गए। तो मैंने इनके ऊपर जो है वो मेरे वाला बंदा बोला यही है साहब, तो हमने फायर खोल दिया। ये जिप्सी जाके आगे देखा रोड ब्लॉक, मेरी गाड़ियां लगी हुई है, तो जिप्सी जाके वहां पर रुकी तो आधे इधर भागे आधे इधर भागे, जो भी है। तो वी वर एबल टू, जब जाके वहां पर देखा तो एक मिलिटेंट मारा पड़ा है, उसकी AK-47 वहां पर पड़ी हुई है, और बाकी सारे तितर बितर हो गए। लेकिन जो जिस तरफ फेंस लगी हुई थी उस तरफ ना जो भागे होंगे तो कपड़ा फटा हुआ उसका बीच में फंसा हुआ है, ये है, आगे ब्लड टेल है, लेकिन आगे वापस पैडी फील्ड शुरू हो जाता है। तो मैंने क्या किया कि सीओ को मैंने बताया कि ऐसे 1 किल हो गया, लेकिन बाकी बंदे भाग गए हैं, तो मेरे को जो है इमीडिएटली रीइंफोर्स चाहिए, क्योंकि मैं ये पूरा एरिया नहीं कर सकता। ये एरिया आपका था या किसी और का था? ये एरिया था लिलोंग का, मेरी कंपनी का नहीं था। ओके, तो उसको लेके आ गए, और उसके बाद मतलब सीओ वॉज वेरी हैप्पी कि AK-47 मिल गई। मेन टाइम में भाग के गया इरली पुलिस स्टेशन के ऊपर, तो वहाँ से जाके मैंने इल्यूमिनेशन फायर करना शुरू किया कि ये भाग के ना जाए। मेरे को ये तो अंदाज़ा हो गया था कि पैडी फील्ड में ही है, ठीक है, क्योंकि पैडी फील्ड की तरफ से उन्होंने फायर किया, और 2-3 शायद उस तरफ भागे होंगे, रिवर के अदर साइड, दोनों तरफ भागे होंगे, तो उन्होंने उधर से फायर किए। अभी उसके बाद फायर तो बंद हो गया, बट अंधेरे में पैडी फील्ड में आप कैसे घुसो, क्या करो, कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो आई वेटेड फॉर कि कोई ना कोई जाए। मेन टाइम क्या हुआ कि इम्फाल इसके कोई पेट्रोलिंग पार्टी या कोई पुलिस वाले जो थे वो वहाँ पर आगे फायर की आवाज़ सुन के, तो जब वहाँ पर पहुँचे तो बोले कि क्या हुआ, तो मैं बोला ऐसे ऐसे हुए। तो मीडिया वाले आ गए वो सारे, फिर मतलब कि इट वाज जब फर्स्ट लाइट ना, तो उसके बाद वी अगेन इंटर्ड दी पैडी फील्ड्स, और वहाँ पर जाके जब उनके नज़दीक पहुँचे तब दे ओपन फायर, तो वी वर एबल टू एलिमिनेट 2 मोर, तो 3 मिलिटेंट जो है वो मारे गए। अब क्या हुआ कि 2 दिन के बाद मेरे को पता लगा कि थोबल डिस्ट्रिक्ट में किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में 2 मिलिटेंट जो है जो जख्मी थे, अपने प्राइवेट उसमें ट्रीटमेंट करवा रहे थे, वहाँ पे दे डाइट, लेकिन 5 हो गए, और लेकिन वो काउंट फार नहीं थे। हाँ, अब क्या हुआ कि मेरे सीओ ने बोला कि यार इनके साथ तो कमांडर भी थे, 2 जो बच गए हैं, तो बोला जब आई विल कंसिडर दिस ऑपरेशन इनकम्प्लीट जब तक वो 2 नहीं मिलते हैं जो भाग गए हैं। तो मैं बोला सर आप बहुत लालची हो। लेकिन फॉलो अप चलता रहा, मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलती रहती थी कि इसके लिए आपको कुछ अवार्ड मिला सर? हाँ बताता हूँ। तो क्या हुआ कि उसके बाद जो है फॉलो अप चलता रहा, और 15-20 दिन मतलब है कि मेरे को खबर लगती रहती थी कि आई वहाँ देखे गए, आई वहाँ पर देखे गए, आई वहाँ जाएंगे, ये वो है। एक दिन में शाम को लगभग 3-4 बजे मेरा
इम्फाल उखरूल जो एक्सेस था उस पर मेरी आरोपी लगती थी, और ये आरोपी तब 39 का और मेरा जो है एरिया था ये खुरई उरई वाला जो एरिया, हाँ, तो वहाँ पर आरोपी लगती थी। तो वहाँ से मेरे को मेरे हवलदार ने कॉल किया कि साहब यहाँ पर फायरिंग हुई है और 2 मिलिटेंट जो है फायर करके भागे। अच्छा, वो जब भागे तो मैं बोला किस तरफ भागे, तो बोला इस एरिया में भागे। वो जो आरोपी वाले बंदे हैं तो वो जगह छोड़ के जा नहीं सकते। मैंने अपने पोस्ट से जो है फटाफट जो भी कच्चे बनियान में था, हमने कपड़े भी साला जिप्सी में ही पहने बैठे हुए, तो आगे उसी डायरेक्शन में। तो नंगमाईचिंग जो हिल है उस एरिया की तरफ था। तो पैडी फील्ड में मैंने पूछा कि कोई बंदे आपने देखे हैं मोटरसाइकिल पे, तो बोला हाँ इधर गए हैं। अभी मैं और मेरे पीछे गाड़ी, तो हमारी तो मैचिंग मोबिलिटी भी अलग हुई। जो जिप्सी में थे मेरे साथ बंदे वही मेरे साथ रहे, और दूसरे वाली गाड़ी वो मेरे साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाए। और लास्ट में जाके ऐसी जगह एक आती है कि जहाँ पे रोड ख़त्म हो जाती है, और क्या बोलते हैं, मोटरसाइकिल उन्होंने फेंका और वो पैदल मतलब कि दे स्टार्टेड क्लाइंबिंग टुवर्ड्स पहाड़ की तरफ। अभी भी कुछ नहीं रहा है, और मैंने क्या किया कि अपने बंदों को, अच्छा वहाँ पर कवर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, जो छोटा मोटा। कितने आगे भागे होंगे आपसे? 10 मिनट 15 मिनट? मतलब कि जब मैंने उनसे पूछा तो उस जो पैडी फील्ड में थे तो बोला इधर गए हैं, इधर ही गए हैं। तो जब हम वहाँ पर पहुँचे तो जो छोटा मोटा कवर हमारे को मिला, तो मैंने उनको बोला कि सर आप पोजीशन ले लो सबको, अपने बंदों को, और पीछे वाली गाड़ी तो है नहीं, हम 5-6 लोग ही हैं बस, वो जो जिप्सी वाले थे। तो मैंने ऐसी स्पेकुलेटिव फायर में थोड़ा सा मैं बोला देखता हूँ कि बोलते हैं कि जवाब का फायर जवाब से देते हैं तो देते हैं। जैसे मैंने फायर खोला उन्होंने भी फायर खोल दिया। उसके बाद दिस इज़ व्हाट आई वाज वांटिंग। तो उसके बाद हम क्रॉल करके गए थोड़ा नज़दीक से, तो वी वर एबल टू एलिमिनेट 2 मोर। बाय द वे एक फाइनेंशियल सेक्रेटरी था और एक नया डिस्ट्रिक्ट कमांडर जो इसकी जगह बना हुआ था, जो बंदा मेरे पास है, जो बंदा। और ये मतलब कि जो पहले वाली कलाकारी थी वो तो उसी इंफॉर्मेशन पे थी, और ये 2 बंदे जो है ये मेरे अपने हवलदार ने जो आरोपी में था वो। तो फॉर दिस 5 किल, तो उसका भी ना सिस्टम में भी ये चलता रहता था कि हाँ हम चेज कर रहे हैं, देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। तो बाद में इन 5 किल्स के लिए मेरे को तो कीर्ति चक्र मिला था, और भी जो अवार्ड मिले, बहुत सारे अवार्ड। मैं आपको नटशेल में ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं वहाँ से आसाम राइफल से आया तो मेरी कंपनी का ये रिकॉर्ड था कि 300 एप्रीहेंशन, 300 apprehensions, my goodness. 44 किल आपकी कंपनी के सर? कंपनी के, और 93 वेपन रिकवरी। तो इट वाज ए रिकॉर्ड, एंड 48 अवार्ड टू माय कंपनी। 48 अवार्ड में वो पीएमजी, पीपीएमजी, क्या बोलते हैं, गवर्नर गोल्ड मेडल, होम मिनिस्ट्री में वो मिलता है, गवर्नर गोल्ड मेडल, गवर्नर सिल्वर मेडल, बाकी सेना मेडल, शौर्य चक्र, सब कुछ। मतलब है कि इट वाज टोटल 48 अवार्ड। बहुत ही बढ़िया सर। ये था। एंड ये किस दौरान, कितने टाइम पीरियड के अंदर? 1 साल, 1.5 साल? ये था 2 साल। That is seriously some achievement, sir. कोई टाइम होता है या मतलब कि मैटर करता है कि आप कौन सी जगह पे बैठे हो। You are being very humble, sir. आप ऐसी जगह बैठे थे जहाँ ऑपरेशंस भी नहीं थे, डीनोटिफाइड। दूसरों के इलाके में जा जाके कर रहे थे सर। बस सारे ऑपरेशन मेरे आउट ऑफ माई AOR हैं, माई AOR के सारे बात। I seriously believe it doesn't naturally come to you, sir. सक्सेस वहाँ होती है, आपको जा करके लेना होता है। एंड आपके स्टोरी से बिल्कुल सर ये बिल्कुल निष्कर्ष निकलता है सर। उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने मेरे को डिमोटिवेट भी किया कि साला तेरे तो बच्चे हैं, तेरा ये है, ये यंग अफसर्स का काम होता है, तू क्यों करता है, पे भी लगा हुआ है, टेस्ट करने की उम्र आ गई है। तो मेरे जवान साथ वाले भी मजे लेते थे कि बोला साहब आप भी तो मतलब 40 प्लस हो गए हो। 43 का था जब मैं वहाँ से निकला, तो बोला आप नहीं थकते, आप क्यों जाते हो, आप ये सब करते हो, यहाँ पर तो कोई ऐसे नहीं करता था पहले। वो इस तरह से बताते थे कि कोई ऐसे नहीं करता था। एक्चुअली मेरे पास तो एक तो ये इन्फॉर्मेशन का जो सोर्स बनाना, ही वॉज रियल एसेट टू मी, रियल एसेट। Again, sir, sorry, but he was an asset because you treated him like that. लेकिन हाँ, जो भी है, इट वॉज अ वेरी सक्सेसफुल टेन्योर। 2-3 बंदे इंजर्ड हुए हैं, और सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरी राइट फ्रॉम दोज डेज जब मैं कंपनी कमांडर के साथ जख्मी हुआ था 1993 में, ऑपरेशन विजय कश्मीर में रहा हूँ, और उसके बाद ये आज तक सिंगल मेरे साथ कोई ऐसा नहीं है मार्टियर। That was the biggest achievement.
हाँ, जख्मी तो हुए हैं, मैं खुद जख्मी हुआ हूँ, लेकिन ये है कि दैट गॉड हैज बीन वेरी काइंड, टचवुड, मतलब टचवुड सर। शौर्य चक्र वाला बता दीजिए सर। शौर्य चक्र वाला वेरी इंटरेस्टिंग है। मेरे को कीर्ति चक्र सबसे ज़्यादा आसान लगता है। और शौर्य चक्र में क्या हुआ कि एक लेडी मेरी पोस्ट पे आई विद 19 ईयर बॉय विद हर। तो सेंट्री ने मेरे को कॉल किया कि साहब पोस्ट पे कोई आया हुआ है। मैं बोला पहले से जानता है तो सोर्स है? बोला नहीं। मैं बोला चाय भाई पिलाओ। तो मैंने ये बहुत मतलब ट्रीट बहुत अच्छी तरह से करता था। मैं 2-3 तरह के बिस्कुट, चाय भाई, थर्मस बना के रखता था कि कोई भी आए चाय तो पिलानी है, ज़बरदस्ती पिलाओ, नहीं भी पीता तो सो मैं गया तो वो रो रही है, तो किसकी चाय पीनी थी उसने। मैं बोला तूने चाय नहीं पिलाई? तो बोला, तो वो बोलती है चाय नहीं साहब, मेरे हस्बैंड को किडनैप किया हुआ है और 3 दिन हो गए हैं और उन्होंने पता नहीं 20 लाख, मेरे को एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं आ रहा, 10 लाख या 20 लाख उसने बताया कि लैक्स में अमाउंट मांगा है और हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। मेरा माय हस्बैंड वाज अ वेरी रिच बिजनेसमैन, लेकिन सारा पैसा हमारा एक्सटॉर्शन पे गया है। अभी हम किराए के घर पे रह रहे हैं और अगर ये पैसा नहीं दिया तो वो मार देंगे और पैसा मेरे पास है नहीं है। तो मैं बोला यार ये तो चंबे वाली बात है, क्या इसका क्या कर सकते हैं। फिर उसने बशी मेरे को गाड़ी का नंबर पता है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर पता है, सिल्वर कलर की वैन है एंड ऑल दोस थिंग्स। उसने कहानी को नहीं बताई। तो आ जाएंगे एक्सटॉर्शन के लिए, वो पैसा लेने के लिए। तो मैं बोला आप जाओ अपने बेटे को छोड़ के चले जाओ मेरे साथ। तो वो रोना शुरू की, बोला बेटे को इधर कैसे छोड़ सकती हूँ। मैं बोला आप मेरी गारंटी है कि ये सेफ रहेगा ये वो। मैं बोला कोई थोड़ा बहुत पहचानने वाला हो वो, या मेरे को रास्ता बताने वाला हो कि इसके घर की तरफ रास्ता किधर से जाता है क्या। तो जो मेन हाईवे था, मेन हाईवे से एक बंद टाइप बना हुआ था खेतों के बीच में, एक बंद टाइप जो ऐसे होता है ना कि DCB इस तरह का बंद। तो उसके ऊपर मतलब कि इट वॉज मोटरेबल, लेकिन इट वॉज नॉट ए पक्का ट्रैक, इट वॉज नॉट ए रोड। तो वहाँ पर जाके मैंने क्या किया, जहाँ गाड़ियाँ पार्क की तो गाड़ियों के साथ ही नहीं, पहले मैं पुलिस वालों को, मेरा ये था सर वहाँ पर कि कोई भी ऑपरेशन हो पुलिस वाला बुलाए बगैर नहीं करना है। उससे सबसे बड़ी कोलेटरल डैमेज कुछ भी हो ये वो, तो वो आपको काम आएंगे ही आएंगे। तो उनको 2-3 पुलिस वाले थे और ये गाड़ियाँ हम वहाँ पर पार्क करी और लड़के को उधर ही छोड़ दिया। उसने बोला ये रास्ता। तो यहाँ पर मैंने अकेला सेंट्री खड़ा किया, कोई जहाँ पर मैंने जाके इस्टेब्लिश होना था वहाँ से कोई 800 मीटर 1 किलोमीटर। तो उसकी भी जान निकली कि यार ये क्या कर रहा है। बंदे मेरे पास है नहीं, 10-11 बंदे टोटल थे मेरी पोस्ट पे। मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी कि मेरे को 2 आरोपी निकालनी होती थी सुबह 3 बजे। एक इम्फाल एक्सेस पे, इम्फाल और दीमापुर एक्सेस पे NH-39 और एक इम्फाल उखरूल एक्सेस पे, और बाकी पीछे बेचारे वही ट्रेडमैन वगैरह और कुछ ये बचते थे। तो मेन पावर की बहुत इशू रहता था। एनीवेज तो मैंने जाके वहाँ पर एम्बुश लगा दी, एम्बुश क्या लगा दी, बंद से थोड़ा सा पीछे में छुप के बैठ गया। मेरे बंदे ने मेरे को कॉल किया कि बोला रेडी सेट पे बताया कि सिल्वर कलर की वैन जो है यहाँ से क्रॉस कर गई है। जैसे ही वो मेरे नज़दीक पहुँची तो मैं जंप करके तो बंद पे आ गया। बंद जैसे ही मैं ऊपर चढ़ा तो उधर से वो गाड़ी से एक कार्बाइन वाला निकला तो वो स्टार्टेड फायरिंग ऑन मी। और डिस्टेंस सिर्फ ये मेरा और ये इतना है, 2-3 मीटर का डिस्टेंस है। तो नहीं, उससे पहले क्या किया कि उसने मेरे को ओवररन करने की कोशिश की। तो उसका एक टायर जो है वो साइड पे चला गया, तो वो अभी गाड़ी निकल नहीं सकती, गाड़ी नहीं निकल सकती, गॉट स्टक देयर। तो वो निकल के फायर करना शुरू हो गया। तो अभी इतना ही डिस्टेंस था कि आमने सामने मेरे पास एक है और उसके पास कार्बन है। कार्बन इज मोर लीथल वेपन, लेकिन आई वॉज एबल टू, मतलब कि ही डाइड देयर। और बाकी मिलिटेंट जो है 2-3 वो निकल के तो खेतों की तरफ भागना शुरू हो गए। अब मेरे को ये भी डर रहा है यहाँ पे कि वो सिविलियन जो था उसका क्या है क्या नहीं है। उस बंदा जो मेरा सेंट्री खड़ा है वहाँ पर, मैंने उसको बोला कि तू उधर से फायर करना शुरू कर, जस्ट शो ऑफ फायर की ये है। और इधर से हम सारे भागना शुरू किए, चेज करना शुरू किए इनको पैडी फील्ड में। भागते भागते ऐसा हुआ कि एक ऐसी जगह आई कि जहाँ पर घर के बाहर ना लाइट सी जल रही थी और ये लाइट के बीच में से लाइट इनके ऊपर पड़ रही है, ये भाग रहे हैं। तो इधर से फायर आ रहा है तो इधर नहीं गए। ये रात का टाइम था? ये हाँ, लाइट अंधेरा हो गया था जब तक ये करते थे। ओके, अंधेरा हो गया था, मतलब कि जिसको लास्ट लाइट और उसके थोड़ा बाद का टाइम। तो बाकी खेतों में तो कुछ नहीं दिख रहा था, हम ऐसे ही भाग रहे थे। लेकिन बीच में एक ऐसी जगह आई कि इस तरफ उसको डर लग रहा है कि फौज होगी, क्योंकि वो मेरा बंदा फायर कर रहा था
और इस तरफ जो है घर की वो लाइट पड़ रही है, तो वी वर एबल टू इलिमिनेट 2 मोर, ठीक है। और बाकी तो कुछ नहीं मिला। भाग के हमें बोला यार उस बंदे का क्या हुआ। अच्छा, इस लेडी से मैंने प्रॉमिस किया था, मैं बोला यार देख मेरे मिलिटेंट मिले ना मिले, मेरा एम है कि तेरे हस्बैंड को बचाना। और जिस तरह से वो रो रही थी, मेरे को ये हो रहा था कि अगर मैं उसको नहीं बचा पाया तो मैं इसको अपनी शक्ल कैसे वापस दिखाऊंगा। तो भाग के हम गाड़ी के पास आए, तो मनी भरी होते भी छोटे छोटे हैं, छोटी हाइट के, तो पीछे बंधा हुआ, मुंह बंधा हुआ, टांगे उसकी फोल्ड कर रखी और सीट के बीच में फंसा रखा उसको बुरी तरह से। तो उसको जाके निकाला, वो हमारे को आईडी का एक्सप्लोजिव वगैरह भी वहाँ से मिला। तो वी वर एबल टू एलिमिनेट 3, रेस्क्यू दिस सिविलियन, जिसने अगले दिन मीडिया में जाके पूरा बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और हाउ आई वाज। और एक कार्बन मिली, एक AK-47, एक पिस्टल, समथिंग लाइक दैट, तो वार्स्टो और 3 KYKL वी वर एबल टू एलिमिनेट। तो उसके लिए KYKL ने उस समय दहशत मचा रखी। बहुत बहुत थी। और KYKL के पोस्टर वगैरह निकलते थे, उन पोस्टर में लिखा हुआ होता था कि तुम किसी भी तरह से मयांक की दुकान से, मयांक बोलते हैं वहाँ पर हमारे जो बंदे के नॉन मणिपुरीज, बोला वहाँ से कोई चीज़ नहीं खरीदोगे, जो खरीदते हुए दिखा तो उसको भी ठोकेंगे, और अगर खरीदोगे वही चीज़ खरीदोगे जो मणिपुरी की दुकान पे नहीं मिलती है, वो आप नॉन मणि उस पे मयांक की दुकान से जो भी है। तो ये था, तो KYKL की उस टाइम पे बहुत बहुत एक्टिव थे। दहशत थी। एक आपका सेना मेडल वाला भी लास्ट में सर सुन रहे थे। हाँ? सेना मेडल का बहुत आपका फेवरेट है सर वो? हाँ, फेवरेट है। सेना मेडल का क्या हुआ कि पहले तो 15 दिन पहले एक वो सिग्नल आया लोकल असम राइफल का कि इन दी इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेजर RK शर्मा इज रिटेन्ड विद दी रिलीविंग बटालियन। तो 28 आ गई थी 2-3 महीने पहले एडवांस पार्टी, और 32 जाने वाली थी। और हमारा डेली बॉक्सिंग होनी, हैंडिंग टेकिंग के चक्कर में सारी लड़ाई लगी हुई है, और मैं उनके साथ कर रहा हूँ, और बीच में ये आ गया सिग्नल कि मैं इन्हीं के साथ रहना। अभी आप पाकिस्तान की तरफ हो गए। अब आप 32 से 28 में आ गए हैं। अभी अमरीश पुरी से वापस अमिताभ बच्चन बनना बड़ा मुश्किल होता है। तो और सीनियर चेंज हो गया, और मैं गुस्से में भी था, थका हुआ भी था, क्योंकि जूस कंपनी के साथ मैंने पूरी ट्रेनिंग की थी। मतलब कि ऐसे इशारे से मेरे बंदों को पता होता था कि क्या करना है, क्या एक्शन है, आगे कौन भागेगा, पीछे कौन भागेगा। बहुत ज़बरदस्त ड्रिल हमारी सेट थी। 2 साल उनके साथ मैं लड़ा, मतलब कि 2.25 साल, और अचानक और वो पीस स्टेशन में जा रहे हैं या सेफ एरिया में जा रहे हैं। तो ये 19 तारीख को 19 ऑफ जनवरी को जो है 32 असम राइफल चली गई, और 28 असम राइफल जो है वो मेरे को बताया कि यू विल स्टे इन दी सेम COB जहाँ पर पहले था। इससे पहले 1 महीना पहले जनरल AK चौधरी आए थे, तो उन्होंने 32 को मतलब बाय बाय करने के लिए वो एड्रेस जो था दरबार, और 28 को बताया कि इस अफसर को मैं इसलिए रख रहा हूँ कि ये आपको ओरिएंट कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा सारा कुछ। और मेरे को बोला कि यू विल नॉट गो इन एनी ऑपरेशन, इनको बताना है कि कैसे करने हैं ऑपरेशन और क्या क्या करना। मैं बोला ठीक है सर। अब क्या होता है कि 23 तारीख को मेरा वो सेंट्री आया, तो वो साथ में एक चिट्ठी लेके आ गया, लव लेटर, कि सब ये। तो पेपर में फोल्ड था, तो मैंने अखबार देखी, संघाई एक्सप्रेस पेपर आता था, वो थोड़ी देर देख के मैंने वो चिट्ठी खोली। मैंने सोचा किसी की कंप्लेंट होगी कुछ भी, या कोई हेल्प मांग रहा होगा समथिंग नहीं। वो खोला तो बीच में उसमें वो थ्रेट लेटर की, हाँ, सॉरी टू इन्फॉर्म यू मेजर शर्मा दैट योर नेम हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग ह्यूमन बीइंग लिस्ट। यू आर ए गुड मैन बट वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। मेरे को अंदर से ये भी हो कि अच्छा, लेकिन डर लगता है सर। डर क्या लगता है मेरे को, ये था कि CO को बताऊंगा तो वो बोलेगा डर गया, किसी के साथ ये शेयर भी नहीं कर सकता। और अर्लियर इट वाज असम राइफल वर्सेस मिलिटेंट या आर्मी वर्सेस मिलिटेंट, नाउ इट इज 1-to-1 पर्सनल हो गया। तो मैं एक आधा दिन तो दारू ही पीता रहा। उसके बाद मैं बोला नहीं ऐसे नहीं चलेगा, एंड आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर हिम। बड़े पैसे खर्चे मैंने उस टाइम पे, उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन चाहिए। फाइनली 1 फरवरी को सर अपने आप कोई ऐसा बंदा आया जिसकी अपनी एनिमिटी थी, और उसने उसके भाई को मिलिटेंटों ने मार रखा था, और उसी ने मार रखा था। एंड 1 तारीख मतलब जस्ट विद इन 10 7 days
7 days. 1 फरवरी 23 जनवरी की वो लेटर है और 1 फरवरी का जो है ये ऑपरेशन है। तो आई वॉज एबल टू एलिमिनेट 2। इसमें मेरे को M16 मिली थी नई और AK-47 और उसके लिए आई वॉज गिवन सेना मेडल। ये उस ऑपरेशन से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता कि जहाँ पर जिसने मतलब कि इट इज़ वेरी रेयर कि वहाँ पर ना नॉर्थ ईस्ट में सर यू नो कि जिसको चैलेंज करते हैं फिर वो कर देते हैं और वो बुरी तरह से फॉलो करते हैं। बिल्कुल आई वॉज लकी टू हैव। सर आपने इतने सारे ऑपरेशंस किए, कभी ऐसा लगा आपको कि यार अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं या थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं? मेरे को ज़बरदस्ती वहाँ से निकाला था। लास्ट में मेरे को ना वहाँ पर IGR साउथ में एक होते थे ऐसे कर्नल GS गुप्ता, तो वो जहाँ पर मेरे को मिलते थे तो वो इवन जब दरबार लेने के लिए आए तो मेरे को बोले कि तेरे को यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए था और रोका है तेरे को तो तू बाहर नहीं जाएगा। वो मेरे को हमेशा बोलते थे कि टिन शिट एरिया में, तुम्हारे खुरई वाले एरिया में कई इंटरसेप्ट है हमारे पास कि वो तेरे को टारगेट कर रहे हैं, तेरे को मारेंगे वो एम्बुश करेंगे। लेकिन वही है, पता नहीं चिंगा लहरम भी। एक मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें बहुत बढ़िया इंसिडेंट है। इंसिडेंट क्या हुआ कि CO हमारा आ गया उस दीपक शर्मा गुस्से में, तो उसने बोला कि कोई कंपनी कमांडर गाड़ी पे बैठ के नहीं जाएगा एंड व्हीकल्स आर जैक्ड अप, ऑल कंपनी कमांडर्स। Why was that? कुछ फकाप हो गई थी किसी से As a punishment. तो ठीक है, तो मेरा ये होता था कि मैं ROP सुबह भेजता था तो मैं गाड़ी में जाता था, इसको भी देखता था उसको भी देखता था, तो मैं फिर पैदल चलना शुरू हो गया। अभी मेरी वो ROP जो है वो 10-12 किलोमीटर जाती थी, तो मैं आई वॉज इन वन ऑफ दी ROP और मेरे को कॉल आया CO का सुबह कोई अराउंड 8 कि बोला कॉन्फ्रेंस है सेक्टर में एंड यू हैव टू अटेंड दैट, 12 बजे पहुंचना। मैं वो 10-12 किलोमीटर से पैदल गया था, 10-12 किलोमीटर से वापस पैदल आया पोस्ट पे, और पैदल आया और मैंने आके वापस वहाँ से बंदे दूसरे चेंज किए और उनको लेके तो मैं पैदल निकल गया कैथल मम्बी के लिए। एंड कैथल मम्बी वाज 22 किलोमीटर 22 किलोमीटर। तो जब मैं पहुंचा तो तब तक हम भी मतलब कि तिरछे चल रहे थे, तो लेट हो गया। तो कॉन्फ्रेंस अभी चल रही थी बट इट वाज अबाउट टू एंड। तो कमांड जैसे ही मैंने सैल्यूट मारा तो नौ जनरल जा उस टाइम पे ब्रिगेडियर SK जा, उन्होंने मेरे को बोला कि RK आई ब्रीफ टू CO, तो तेरा CO तेरे को बता देगा। CO मेरे को बोला कि जाओ आप घर पे। तो उस दिन माई पेरेंट्स वर आल्सो सपोज टू लीव, पेरेंट्स आए हुए थे हफ्ता 10 दिन के लिए, तो उनको भी जाना था। तो मैं घर पे गया तो पेरेंट्स को भी लगा कि यार ये अजीब सा चल रहा है। तब तक मेरा 35-40 किलोमीटर चल चुका था मैं सुबह 3 बजे से लेके तब तक। उसके बाद वो मिसिस शर्मा भी आई हुई थी, वो जो CO की वाइफ, वो CF करने के लिए पेरेंट्स को देखने के लिए। हाँ बस वो मैं खाना वाना खाया तो CO ने बोला मेरे को कि शाम को ब्रीफिंग के उसके टाइम पे इवनिंग ब्रीफ में तेरे को बता दूंगा क्या करना है ये हुआ। तो हम वापस चल पड़े वहाँ से। मैं पेरेंट्स को CF करने के लिए भी नहीं गया, मतलब कि एयरपोर्ट तक भी नहीं गया। मैं बोला जाओ आप। तो गाड़ी भेज दी थी उन्होंने, स्कॉर्पियो नहीं दूसरी बलेरो होती है, हाँ। तो मैं वो रिपोर्टिंग के टाइम पे पोस्ट पहुँचा ही नहीं, लेट पहुँचा। तो जाके मतलब कि उस दिन मतलब कि 70 किलोमीटर प्लस हो गया था मेरा। तो शाम को जब पहुँचा तो 7-8 बजे के करीब कॉल आया होगा CO का। तो बोलता है कि तू रिपोर्टिंग में क्यों नहीं था और कॉन्फ्रेंस में क्यों लेट आया था? तो मैं बोला सर टाइम लगता है। तो बोलता है टाइम कैसे लगता है? सिंध में वहाँ से आने में यहाँ पे टाइम लगता है। मैं बोला पैदल आने में टाइम लगता है। तो ही वॉज शॉक्ड, बोलते हैं तू पैदल आया? तो मैं बोला सर ऑर्डर्स आर देयर कि गाड़ियाँ चेकअप रहेंगी। आप ऑर्डर्स मानते भी हैं सर? मेरे को बहुत गाली दी उसने, बोला RK ये तूने मेरे को तंग करने के लिए और आपने किया भी होगा, आई एम श्योर नोइंग यू। नहीं तो आप तो कभी नहीं मानते थे सर। उसी टाइम पे वो साहिल करके था एक आर्मेड अफसर 13 आर्मेड का, तो उसने मेरे को बोला कि उसने सारी कंपनी कमांडर को बोला कि गाड़ियाँ जैकअप जुकअप नहीं है तुम यूज़ करो, और मेरे को बोला सर आप मरवाओ सारी पेट्रोल। उसके बाद उसको इतने मतलब कि उसी ने उसको गाली दी होगी कि तूने बोलना था कि गाड़ी लेके आ। उसने ना मेरे को ऑर्डर ही नहीं पास किया, ऑर्डर CO ने ही पास किया था डायरेक्टली।
लेकिन आर्डर्स तो मैं बोला यार ठीक है, पैदल पैदल गया तो मैं गाड़ी लेके किस लिए आपने जानबूझ के किया सर। उतना मैं कभी नहीं चला जितना वो इंजन। But you did make a point. Sir, in fact, thank you so much, sir. I mean, I don't have words to express कि आपके साथ interact करके कैसा लगा है सर। आप ऐसे फौजी रहे हैं सर जैसे सारे फौजियों को होना चाहिए सर। You lived a life of passion। आपने जवान होकर के ज्वाइन किया इतने जोश के साथ, completely operational life, और आपने मतलब कभी ऑर्डर्स से आपने रुके नहीं आप, मतलब दैट इज़ व्हाट आई पर्सनली फील अ लॉट ऑफ कनेक्ट टू दैट सर, कि आपको जो मन के आपको जो सही लगा, यू ऑलवेज स्टूड अप टू दैट एंड यू वेंट आउट ऑल गन्स ब्लेजिंग सर। एंड व्हाट जहाँ पर कुछ अच्छा होने वाला हो या आउटपुट अच्छी निकलने वाली हो तो आपको थोड़ा सा मतलब है कि इतना तो ट्विस्ट कर सकते हैं। सर आपने बहुत ट्विस्ट किया सर, एंड मुझे सीरियसली बहुत खुशी है सर, एंड इट्स बीन सच अ प्लेजर एंड आई एम श्योर इट इज़ ए ह्यूज ऑनर फॉर मी कि आप लोगों के साथ बैठा हुआ हूँ। मैं आई वाज लुकिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि मेरे को आप बुलाएं। सर हमें तो मतलब मैं तो सभी के लिए कहूँगा सर, जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं और आपको सुन रहे हैं, कि आप एक ऐसे ऑफिसर हैं सर जिसने जवान में ज्वाइन किया, फिर एक चीज़ पॉइंट उसको पकड़ा और उससे मोटिवेशन लेके आपने डिसाइड किया कि अब मैं ऑफिसर बनूंगा। आप वो बने सर, आपने 6 महीने मेहनत करी और बन के दिखाया सर। फिर सर आप वहीं नहीं रुके, आपने बोला कि अभी तो कारगिल जाऊंगा मैं। कारगिल पे उस पॉइंट को कैप्चर भी किया सर, पाकिस्तानी ऑफिसर के साथ में बात भी करी, उसकी सिगरेट भी लेकर आए सर। देन फिर आप यूएन गए सर, यूएन में अगेन आपने ऐसे ऐसे काम करे जो मतलब बहुत सारे ऑफिसर्स को लगता है यार कि छोड़ देते हैं, सीओ ने मना किया है, आदेश नहीं है, रहने देते हैं। बट आपने हमेशा ये सोचा यार कि जो सही है, ये सारा कुछ मैंने आपसे मिलने के लिए किया है। सही अगर है। अगर ये नहीं, अगर वो नहीं करता तो यार हम लकी हैं सर। मैं तो ये कहूँगा कि एंड आप देखिए सर कि असम राइफल में एक ही टेन्योर में 15 अगस्त, 26 जनवरी और फिर 15 अगस्त की कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल, आपने एक कंपनी में इतना अचीवमेंट किया है सर, जो इसका क्रेडिट पूरी सारा मैं फैमिली असम निकल राइफल पाती के है। देता हूँ, असम राइफल के लड़कों को देता हूँ बिल्कुल और सर। जेसीओस वार को देता हूँ। बहुत मेहनत किया उन्होंने मेरे साथ। और मैं जैसे कि आपको बता रहा था ना कि इतना ज़्यादा कमिटमेंट होती थी कि 2 आरोपी निकालने के बाद बंदा नहीं निकलता था, और जैसे ही वो आरोपी करके रात को आते थे तो उस टाइम पे मैंने ऑपरेशन प्लान कर रखा होता था, तो उनकी जान निकल जाती थी कि अब क्या करें। और उनको रात को ऑपरेशन करके वापस आना, और वापस 3 बजे आरोपी मेरी निकलनी होती थी ऑन फुट। सर एक जो मैंने देखा है कि उसके लिए एक अच्छा कंपनी कमांडर भी बहुत होना जरूरी है। उसके बिना नहीं हो सकता। जवान या सर नीचे वाला जो भी जवान जेसीओ ऑफिसर है, वो आपके लिए तभी दिन रात काम करेगा सर जब उसे पता है कि आप भी उसके लिए उससे ज़्यादा सोच रहे हैं। और अभी तक जितना सर हमने जितना सुना, तो उसमें हर जगह सर आपने दिखाया है कि आपने अपने जवानों के लिए या अपने नीचे जो भी सबऑर्डिनेट थे, अपने से ज़्यादा उनकी चिंता करी सर हमेशा। अब उनके बगैर मैं क्या हूँ, कंपनी बटालियन उन्हीं से बनती है, यही सर एक ऑफिसर से तो नहीं बनेगी। एंड शायद यही भारतीय सेना सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो वेरी मच। So it's been a pleasure, sir. Wish you all the best, sir.